10%. Yoga for the mind, body and soul. 28% Indians are obese. Fit India movement. हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने है एक बुलेटिन बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड में कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी हुई है। ये सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स को आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। ये जितने भी आर्टिकल्स के हेडिंग यहाँ दिए गए हैं ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो चलो शुरुआत करती हूँ मैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर न्यू बुक, क्लास 8 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 जो है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हेल्थ को हम अल्टीमेट ट्रेजर मानते हैं, यानी कि हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। सो हेल्थ, इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? तो हेल्थ का मीन क्या है? जैसे हेल्थ को हम जनरली सिक यानी कि बीमार होने से रिलेट करते हैं, तो क्या बस बीमार नहीं होना हेल्दी पर्सन को शो करता है? तो चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाट डू द न्यूज क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री? ठीक है, जितने भी न्यूज़ क्लिपिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं इससे हमें पता चल रहा है इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया में लोग कितने हेल्दी हैं, कितने हेल्दी नहीं हैं, हेल्दी होने के लिए वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कैसे एक कॉज बन रहा है जिसमें हेल्थ में डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं। ओके, सो इज बीइंग हेल्दी जस्ट नॉट अबाउट हैविंग डिजीज? हेल्दी मीन्स व्हाट? लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्दी का मतलब हो गया कि हमें कोई बीमारी नहीं है, but no, health also includes feeling good physically, staying positive and having strong relationships। ठीक है, तो हेल्थ जरूरी नहीं है कि ये अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम हेल्दी हैं। हेल्दी होना का मतलब ये हुआ कि हम फिजिकली फिट हो, ठीक है, हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो फिट हो, स्टेइंग पॉजिटिव, हम हमेशा पॉजिटिव रहें और हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहें, ठीक है, हम सोशल बीइंग रहें। ओके, a healthy person takes care of their body, maintains a positive mindset and enjoys social life। तो एक healthy person वही होगा जो बॉडी जिसके फिट हो, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता हो, यानी कि नेगेटिविटी से जो दूर रहे और सोशल लाइफ को एंजॉय करे। ओके, सो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं ये चैप्टर। लेट्स स्टैंड कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हेल्दी। A grade 8 student moved to a new school in another city। अब स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एक स्टोरी, ठीक है। तो ग्रेड 8 यानी कि क्लास 8 का एक बच्चा है जो एक न्यू स्कूल में जा रहा है किसी दूसरे शहर में। With no friends in his new environment, busy parents, he felt lonely। अब आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ हो, अगर आप कोई नई जगह पर जा रहे हो जहाँ पे आपको किसी से पता नहीं है कि वो क्या है कौन है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे। पेरेंट्स अगर बिजी हैं देन ही इज फीलिंग लोनली। टू कोप he spent more time on his phone and social media but this made him feel worse। ठीक है, अब कोप अप करने के लिए यानी कि इस चीज से उभरने के लिए, लोनलीनेस को मिटाने के लिए उसने क्या किया, अपने फोन का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे उसे और भी बुरा फील हुआ। ठीक है, he felt worse। he stopped trying to make friends, had headaches, लॉस्ट वेट एंड कुड नॉट स्लीप वेल। अब ये इसकी हैबिट हो गई, ठीक है, दिन भर फोन चलाना, सोशल मीडिया यूज करना, किसी से बातचीत ना करना, लोगों के साथ ना मिलना, फ्रेंड्स नहीं बनाना, लोनली, अलग रहना, अकेले रहना, इसकी वजह से उसकी सिचुएशन और खराब हो गई। ठीक है, वो लोगों से दूर रहने लगा, उसे हेडेक होने लगी, वेट लॉस्ट होने लगी और वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। A doctor advised less screen time and meeting a counselor। अब डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप स्क्रीन टाइम को कम करो, यानी कि फोन, लैपटॉप्स या जो भी स्क्रीन आप यूज करते हो उसे कम देखो, कम यूज करो और फिर आप एक काउंसलर से मिलो। The school counselor arranged help to support him making friends and improving his health। फिर फाइनली स्कूल के काउंसलर ने उसे दोस्ती करना सिखाया, दोस्त बनाने सिखाए और धीरे धीरे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। ओके, सो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम्स? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ उसे कुछ बीमारी थी या नए शहर पे आने से उसे कुछ बीमारी हो गई, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। कंडीशन क्या है, लोनलीनेस। ठीक है, यहाँ पे वो बच्चा अकेला रहता था, किसी के साथ भी नहीं रहता था, जिसकी वजह से वो मेंटली प्रॉब्लम में आ रहा था। दैट मीन्स हिज मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। ओके, हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग इफेक्ट हिज वेल बीइंग? और जब उसने फिर दोस्त बनाना स्टार्ट किया, लोगों से मिलने लगा, नई चीजें सीखने लगा, तो धीरे धीरे वो हेल्दी होने लगा।
ओके। सो एज पर WHO, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease। ठीक है, तो हेल्थ को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट होगा जहां पे वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशल वेलबींग हो और ऐसा कोई डिजीज भी उसे ना हो। ओके, सो हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क more efficiently and cope well in different and डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन की निशानी यही होती है कि वो किसी भी टास्क को, डिफरेंट टास्क को अच्छे से कर पाता है और साथ में डिफरेंट सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशंस को वो हैंडल कर पाता है। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एक हेल्दी पर्सन जो है सोसाइटी के अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनके साथ वो रह सकता है, कोप अप कर सकता है। ठीक है, मतलब देखो हमने अपने सोसाइटी में देखा है कि लोग दो तरह के होते हैं, मतलब कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी लोग होते हैं, तो इन दोनों के साथ कैसे हमें बैलेंस रखना है ये हमें हेल्दी बताता है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। सो एक यहाँ पे आर्टिकल दी गई है, आवर साइंटिफिक हेरिटेज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा आपने सुना होगा, आयुर्वेदा इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, तो आयुर्वेदा टीचर्स अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। ठीक है, आयुर्वेदा ये कहता है कि हेल्दी होना, हेल्थ, एक पर्सन हेल्दी अगर हो तो दैट मीन्स उसकी बॉडी, माइंड और सराउंडिंग जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग दिनचर्या, दिनचर्या मीन्स डेली रूटीन, एंड ऋतुचर्या मतलब सीजनल रूटीन हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस। ठीक है, हमें अपने डेली रूटीन को और सीजनल रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करनी चाहिए। अगर हम उस रूटीन से हट जाते हैं तो फिर हमारा बॉडी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वन प्रकृति बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल। ठीक है, तो हमें फ्रेश खाना चाहिए और ऐसे फूड खाने चाहिए जो हमारी बॉडी को सूट करे। ठीक है, हमारी बॉडी जिससे प्रॉपर मेंटेन होती हो। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लेanलीनेस, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए, क्लेanलीनेस रखना चाहिए, आसपास सफाई रखो, अपनी बॉडी को सफाई रखो, और फिर रेस्टफुल स्लीप, एक प्रॉपर साउंड 8 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए। काम माइंड होना चाहिए, हमारे दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस भरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात बताई गई है यहाँ पे कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम सभी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। अब यहाँ जो हमने पढ़ा ये तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा था। अब देखो इस बुक के अकॉर्डिंग क्यूरियोसिटी बुक हमें क्या सिखाती है कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। सो स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, getting proper sleep, spending time with friends and families and having a positive attitude। तो काफी अच्छी डेफिनेशन दी गई है। हेल्दी रहना हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेल्दी रहना का मतलब ये हुआ कि आप न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, हाइजीन यानी कि साफ सफाई मेंटेन कर रहे हो, क्लीन प्लेस रख रहे हो, अपने सराउंडिंग को, अपने घर को, अपने स्कूल को, फिर नेबरहुड को क्लीन रख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो प्रॉपरली एंड रेगुलरली, गेटिंग प्रॉपर स्लीप। ठीक है, अच्छे से सो रहे हो, अच्छे टाइम पे सो रहे हो, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये सारे तरीके हैं जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके, सो व्हाट we should do and what we should not do to keep ourselves healthy। अब यहाँ पे do's and don'ts है, यानी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके। So let us list, चलो लिस्ट बनाते हैं। List some good habits that your parents, teachers, elders often encourage you to follow। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि हेल्दी कैसे रहे, हेल्दी एटीट्यूड कैसे रहे, क्या खाना चाहिए हमें, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 2, 3, 4 EVS इन्वायरमेंटल साइंस में या इवन 6-7 क्लास में आपको ये भी पढ़ाई गई है कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस मैनेज करनी चाहिए और इनफ स्लीप यानी कि प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, पर इस चैप्टर में क्या है चलो देखते हैं।
हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन? ये जो यहाँ पे लिस्ट बनाए गए हैं, क्या हम उस डेली रूटीन को फॉलो करते हैं? विच वन वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग? आप क्या पसंद करोगे फॉलो करना? सो लेट्स लिस्ट। कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ठीक है, हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में सब कुछ आ जाता है, जैसे हमें प्रॉपरली ब्रश करनी चाहिए अपने टीथ को 2 टाइम्स अ डे। ओके, फिर प्रॉपर बाथ लेना चाहिए, अपने हेयर को, अपने नेल्स को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। ओके, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। हमारी डाइट कैसी हो? हेल्दी हो, साथ में बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट यानी कि सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, रफेज, ये सब कुछ होना चाहिए हमारे डाइट में। एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करो। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखो। ओके, सो नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड टू योर हेल्थ। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी लिस्ट है जो सही नहीं है हमारे लिए। तो क्या है? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन्स। ठीक है, तो हम अक्सर ऐसे करते हैं, आज का समय ही ऐसा है कि बच्चे बड़े सभी लोग ज़्यादातर मोबाइल फोन्स या स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, स्लीपिंग वेरी लेट एंड नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। ठीक है, लेट, हम बहुत लेट नाइट तक जागे रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह लेट से उठते हैं, हमारी जो रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। स्किपिंग मील्स, खाना स्किप करना। ठीक है, स्पेशली ब्रेकफास्ट, लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, डायरेक्टली लंच कर लेते हैं। ठीक है, या ब्रेकफास्ट में नॉर्मल कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। सो ये सारी हमारी बैड हैबिट्स है जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओके, सो टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी का, माइंड का केयर करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्दी हैबिट सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड। अब हेल्दी हैबिट से क्या होगा? हमारे बॉडी और हमारा माइंड ये दोनों ही हेल्दी होगा। ओके, सो डिस्कस योर फाइंडिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन एंड डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए और कुछ नहीं भी करनी चाहिए। तो इस डिस्कशन से हमें पता चलता है कि हाउ टू मेंटेन a healthy lifestyle. Okay, so these factors include our lifestyle, how we live and our environment, our surrounding. तो हम healthy कैसे रह सकते हैं ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हमारी लाइफस्टाइल में, यानी कि हम कैसे रह रहे हैं, और दूसरा our environment यानी कि हमारी सराउंडिंग्स कैसी है। ओके, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैलेंस डाइट फूड हमें लेनी चाहिए, जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स हो। ठीक है, अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी एंड शुगरी फूड। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं कैन वाले, पैक्ड, बहुत टाइम से जो पैक्ड फूड है, फैटी फूड है, शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स है, इन्हें अवॉइड करनी चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव, हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। कैसे रह सकते हैं? आउटडोर गेम्स हमें खेलना चाहिए। ठीक है, इंडोर गेम्स के बजाय हमें आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए। वॉकिंग करनी चाहिए, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज करनी चाहिए। लिमिट स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम को लिमिट करो, थोड़ा कम कर दो। ओके, एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, नेचर से कनेक्टेड रहो। ठीक है, ग्रीन ग्रास के साथ खेलो। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें फील करो। नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जो फिजिकल हमारा बॉडी है बस उसे रेस्ट चाहिए, हमें हमारे मेंटल हेल्थ को भी रेस्ट चाहिए होती है, यानी कि हमारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। ओके, सो हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए ताकि हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड है, वो रेस्ट करे और रिकवर हो। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम रेगुलरली। ठीक है, या तो योगा प्रैक्टिस करो या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे प्राणायाम। ओके, से नो टू हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिटिव ड्रग्स। अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में है तो आप इसे अवॉइड करो। टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स ये हमें नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो ये तो हमने देखा कि अपने लाइफस्टाइल को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी कीप द एनवायरमेंट क्लीन। एनवायरमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं? सो लुक एट फिगर 3.3a एंड 3.3b। ठीक है, ये 2 एनवायरमेंट, ये पिक्चर्स आप देख सकते हो। विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई? ठीक है, अब इन दोनों में से अगर आपको कहा जाए कि दोनों में से कोई एक
प्लेग्राउंड को सेलेक्ट करो जिसमें आप घूमना चाहते हो, जिसमें आप खेलना चाहते हो, तो आप किसे सेलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली आप फर्स्ट वाले को, ए को सेलेक्ट करोगे, बी को सेलेक्ट नहीं करोगे। ओके, सो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन द प्लेग्राउंड शोन इन फिगर 3.3a। क्यों हम इसे क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि ये क्लीन है, इट इज क्लीन, वेल मेंटेन्ड है एंड लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, ये अच्छा भी दिख रहा है, क्लीन भी है और वेल मेंटेन्ड भी है। ठीक है, वही जब आप प्लेग्राउंड बी की बात करोगे, फिगर 3.3 बी की बात करोगे, तो ये पॉल्यूटेड है, डर्टी है, अनहाइजीनिक है, फुल ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। आप देख सकते हो यहाँ पे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। ठीक है, सो पीपल लिविंग इन सच एरियाज में फॉल सिक एंड मोर ऑफन। ठीक है, अब देखो ये है, अगर हम अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, लेकिन अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट में ना रहें, इस तरह की ये जो सेकेंड वाली फिगर है, इस एनवायरनमेंट में रहे, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है हेल्दी रहने का। दैट मीन्स हमें अपने बॉडी के साथ साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, in addition to including good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surrounding clean। जैसा कि अभी मैं यही कह रही थी कि अपने बॉडी को तो हमें क्लीन रखना ही चाहिए, गुड हैबिट्स मेंटेन करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन साथ में हमारी बॉडी भी क्लीन हो। ठीक है, हमारे सराउंडिंग भी क्लीन हो। Have you ever found it hard to breathe in a place where a lot of smoke or dust? जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक और डस्ट हो तो सांस लेने में वहाँ प्रॉब्लम होती है ना? क्यों होती है? This is because क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि क्लीन एयर और वाटर जो है हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे ऐसे स्मोक एंड डस्ट हो, यानी कि स्पेशली सिटीज़ जहाँ एयर पॉल्यूशन हो रहा है व्हीकल से, फैक्ट्री से, ये बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जैसे कफिंग एंड अस्थमा। द एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI, इंपॉर्टेंट है ये, आप इसके एब्रीवेशन का फुल फॉर्म याद रखना है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प अस नो हाउ क्लीन द एयर। ठीक है, हमारे सिटी की एयर जो है, हमारा विलेज का एयर जो है वो कितना क्लीन है, ये AQI से पता चल सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से। अ क्लीनर इन्वायरमेंट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। ठीक है, क्लीनर इन्वायरमेंट से हम हेल्दी रह सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट बॉडी। अब देखो, हेल्थ जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अपने बॉडी से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हो, अगर आपके फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम हो, तो ऑब्वियसली आप भी अच्छा फील नहीं करोगे। ओके, सो यही बात यहाँ लिखी गई है, हेल्थ इज नॉट अबाउट द बॉडी, आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स मैटर टू। इवन इफ वी ईट वेल, लिव इन अ क्लीन प्लेस, वी मे नॉट फील गुड इफ वी आर लोनली और अपसेट। अगर हमारे साथ कोई नहीं है, हम क्लीन रहते हैं, हम हेल्दी फूड लेते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी है, लेकिन अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लोनलीनेस, या तो हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी। ओके, सो स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड्स हेल्दी टू। ठीक है, तो हमें एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है, उनसे बातचीत करनी चाहिए, हंसना खेलना चाहिए। ठीक है, फन होनी चाहिए। वीकेंड्स में हमें कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जो एक अच्छा फैमिली टाइमिंग हो। ओके, सो इसके वजह से हमारी माइंड जो है, बॉडी के साथ साथ माइंड भी हेल्दी होगी। ओके, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? हमें कैसे पता चलता है कि हम अनवेल है, यानी कि हम ठीक नहीं हैं? Our body usually works in certain way to keep us healthy। हमारी बॉडी एक ऑटोमेटिक मशीन है जो हमें हेल्दी रखने की कोशिश करती है, यानी कि वो ऐसे सिस्टम्स फॉलो करती है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी हो। When we feel unwell, it means something inside us may not be working as it should। अगर कभी भी ऐसा होता है कि हम अनवेल हो, यानी कि जब हम ठीक ना हो, तो हमारी बॉडी के अंदर की कोई फंक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होगी। We may have symptoms such as pain, tiredness or dizziness and signs like fever, rash, high blood pressure or swelling that indicate we are unwell। अब इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर हमें मतलब हमारी तबीयत अगर ठीक नहीं हो तो हमें पेन हो सकती है। ठीक है, बॉडी पेन, स्टमक एक, हेडेक, ऐसे कोई भी पेन हो सकती है। टायर्डनेस या डिजीनेस फील हो सकती है। ठीक है, फीवर लाइक फील हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। सो ये सारे इंडिकेशंस है जिससे ये पता चल रहा है कि वी आर अनवेल। ओके, अ सिम्टम इज व्हाट वी फील लाइक पेन,
while a sign is something that can be seen or measured like high body temperature when we have fever। तो यहाँ पे देखो ये दो बहुत अच्छी बात बताई गई है। सिम्टम एंड साइन की डेफिनेशंस दी गई है। सिम्टम्स का मतलब होता है कि हम क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी थोड़ी एबनॉर्मल बिहेव करे, यानी कि जब हम अनवेल हो, तो फिर हमारी बॉडी कैसे फील करती है, दैट इज सिम्टम। ओके, तो ये सिम्टम्स हो गया। और साइन का मतलब क्या है? साइन मीन्स कि ऐसे कोई इंडिकेशन जिसे हम देख सकें या मेजर कर सकें, जैसे हाई बॉडी टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं जब हमें फीवर होती है। ओके, सो दीज हेल्प्स डॉक्टर्स अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल। तो सिम्टम्स एंड साइन से हम ये पता कर सकते हैं, या डॉक्टर्स को ये अच्छी हेल्प मिलती है जिससे वो बता सकते हैं कि हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम अनवेल क्यों हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ डिजीजेस। ठीक है, डिजीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डिजीज, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स। ठीक है, डिजीज क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या है और टाइप्स क्या है। अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। ठीक है, डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट या कुछ पार्ट ऑफ बॉडी को इफेक्ट करती है। ठीक है, और ये नॉर्मल वर्किंग से थोड़ी हटकर होती है। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। जैसा कि अभी मैंने कहा कि हो सके पूरी बॉडी में ही प्रॉब्लम है, या एक ऑर्गन में प्रॉब्लम है, या एक से ज्यादा ऑर्गन्स में, या मे बी पूरे ऑर्गन सिस्टम में प्रॉब्लम है। सम डिजीज आर कॉज्ड बाई जर्म्स। कुछ डिजीज जो होते हैं वो जर्म्स से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वॉर्म्स एंड इवन प्रोटोजोआ। ओके, these disease causing organisms are called pathogens। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम पैथोजेंस कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए what are pathogens, तो आप क्या बताओगे? the disease causing germs such as bacteria, virus, fungi, worms और protozoa are known as pathogens। ओके, तो ये एक टाइप की डिजीज हो गई। एक टाइप की डिजीज क्या हो गई? जो जर्म्स की वजह से हो रही है। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ डिजीज। ओके, दूसरी टाइप ऑफ डिजीज क्या हो सकती है कि जब हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो। दैट मीन्स अदर डिजीजेज में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज हो सकती है। ओके, some diseases last for a short time while others can continue for a long time and need regular treatment or care। तो कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के होते हैं, जैसे अगर हमें फीवर होती है तो वो 1-2 दिनों, 2 दिन 3 दिनों में वो ठीक हो जाती है। ठीक है, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे कि निमोनिया, काफी लंबी डिजीज होती है ये। और कुछ डिजीज तो ऐसे भी होते हैं जो लाइफ टाइम होते हैं, यानी कि लाइफ में अगर वो एक बार हो जाए तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता, जैसे डायबिटीज। ओके, so disease can be grouped into two major types based on their causes and how are they spread। ठीक है, तो दो तरीके से हम डिजीज को बता सकते हैं। फर्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाना। तो नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होगा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंच पाए, दैट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो सम डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा are not caused by pathogens and do not spread from one person to another। तो ये ऐसे डिजीज होते हैं नॉन कम्युनिकेबल जो किसी पैथोजन से कॉज नहीं होते हैं। ठीक है, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड भी नहीं होते हैं। दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, हमारे गलत डाइट की वजह से हो सकती है, या हमारे इन्वायरमेंट की वजह से हो सकती है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब जो पैथोजेंस जर्म्स के थ्रू हो। अभी हमने यहाँ पे कुछ पैथोजेंस के नाम देखे। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, वॉर्म्स या प्रोटोजोआ। ठीक है, इन सब से अगर ये डिजीज होती है सो इट इज कम्युनिकेबल डिजीज। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये इजिली स्प्रेड हो सकता है। ओके, सम कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। टाइफॉइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। कोविड-19 तो आपको याद होगी ही, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाती थी। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे हम NCDs कहते हैं, लाइक
डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हो गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गए हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये फेस करनी पड़ रही है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन हाउ पीपल लिव। ये हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है, जैसे सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कैन फूड, पैक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ईट गेटिंग लेस एक्सरसाइज हमारी बहुत कम हो चुकी है, एंड लिविंग लॉन्गर लाइव्स। ओके, सो टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडीज, मतलब बहुत सारे डेथ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के हो रहे हैं। आपने आए दिन सुना होगा कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, वो अच्छे खासे हेल्दी रहते हैं लेकिन उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्ट अटैक। ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये हमारी लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स हेल्प्स अस नो हाउ डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे वो फैलते हैं। ओके, सो ऑल कम्युनिकेबल डिजीज और कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये तो हमने देख लिया, जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो तो पैथोजन से होते हैं। सो दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर। ठीक है, अब देखो ये पैथोजेंस जो है ये हमारी बॉडी को जब एंटर करेंगे, ठीक है, तभी ये डिजीज हमें होती है। तो ये एंटर कैसे कर सकते हैं, या तो जो एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं उससे, या तो जो फूड या वाटर हम ले रहे हैं उससे। ओके, बट हाउ डू दीज पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन एक पर्सन से ये डिजीज दूसरे पर्सन तक कैसे फैल सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, जैसे अगर हम किसी हैंड शेक करते हैं, किसी को गले लगाते हैं, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, या किसी को टच भी अगर करो तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इससे एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जो भी पैथोजेंस है, जो भी जर्म्स हैं, वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, दूसरा हो सकता है बाय एयर, एयर के थ्रू पैथोजेंस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। दूसरा है बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे कि मान लो ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसने कुछ फूड या सपोज ग्लास ऑफ वाटर इस पर्सन को सर्व किया। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसने टच कर ही सर्व किया होगा, तो टच कर सर्व करने के बाद जब इस हेल्दी पर्सन ने इसे टच किया तो वो सारे जर्म्स इसके हाथ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कुछ फ्लाइज हो सकते हैं, जैसे मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाइज, इनके थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो बीमारियां फैल सकती है। ठीक है, या रैबिड एनिमल्स, मतलब जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, अगर उनकी बाइट लग जाए, ठीक है, उनके नेल की अगर स्क्रैचेस लग जाए किसी हेल्दी पर्सन में, तो भी ये इन्फेक्शंस जो है, ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो ट्रैवल कर सकती है। ओके, सो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो वन कॉमन वे इज थ्रू एयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पर्सन टू पर्सन कैसे ये फैलता है, तो अभी हमने जस्ट देख लिया। ठीक है, वन वे इज थ्रू एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीज, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, ठीक है, या हैंड शेक करता है, या इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स। ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन की जो आइटम्स होती है, पर्सनल आइटम्स, उसे हमें यूज नहीं करनी चाहिए। ओके, जिनसे क्या होगा, ये सारी बीमारियां जो है, पैथोजेंस जो है, वो एक हेल्दी पर्सन में आ सकती है। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड। कंटामिनेटेड मीन्स व्हाट, कंटामिनेटेड मीन्स इन्फेक्टेड। तो अगर हम इन्फेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर या इन्फेक्टेड ये फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेबल डिजीज हम तक पहुंच सकती है। Some pathogens are spread by insects like mosquitoes and houseflies। जैसा कि अभी हमने देखा कि मॉस्किटो और हाउस फ्लाई से भी बहुत सारे डिजीज जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे आपने डेंगू का नाम सुना होगा, वो तो मच्छर काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है। तो एक्चुअल में क्या है, वो जो मच्छर है वो इस जर्म्स को कैरी करते हैं, और जब वो जाकर एक हेल्दी पर्सन में को काटते हैं तो वो सारी जर्म्स उसकी बॉडी में चली जाती है। सो दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताओगे कि सम इंसेक्ट्स दैट कैरी पैथोजेंस
Okay, they are known as vectors. Okay, so by understanding how disease spread we can take simple steps to protect ourselves. अब देखो हमें कुछ तो समझ में आ गया है कि ये सारे डिजीज स्प्रेड कैसे हो रहे हैं। अगर ये पता चल गया है कि ये सारे डिजीज स्प्रेड कैसे हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उन्हें प्रोटेक्ट करने का, अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के जो मेथड्स हैं वो समझ सकते हैं। ओके, सो जा रही हूँ फ्रॉम एक्टिविटी 3.4, लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसमें फाइंड क्या करने वाले हैं। सो यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि यहाँ पे कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस का नाम टेबल 3.1 में डिस्कशन की गई है। ठीक है, ग्रेड 8 स्टूडेंट्स लिस्टेड सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन टेबल 3.1 ड्यूरिंग अ कम्युनिटी कैंपेन एंड अ लाइब्रेरी सर्वे। ठीक है, तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स को एक कहा जा सकता है एक प्रोजेक्ट दी गई थी या एक असाइनमेंट दी गई थी जिसमें उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस का एक लिस्ट बनाना था। ठीक है, और ये एक कैंपेन और एक सर्वे के अकॉर्डिंग इस लिस्ट को रेडी की गई है। चेक द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बाय रेफरिंग टू बुक्स, ट्रस्टेड वेबसाइट्स और आस्किंग योर साइंस टीचर एड एनी मिसिंग डिटेल्स। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट देखनी है। आप चाहे तो इन सारी लिस्ट को कंफर्म कर सकते हो दूसरे सोर्सेज से। ओके, सो स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन प्रिवेंट ईच डिजीज। तो यहाँ पे हमें इन सारी डिजीज के बारे में देखनी है, ये कैसे फैल रहा है, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इन सारी प्रिवेंशन मेथड से हमें सीखनी भी होगी कि हम इन सारे डिजीज को कैसे रोक सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टेबल 3.1, सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस। अब देखो पहले कॉलम में आपको क्या दी गई है, डिजीज के बारे में, यानी कि जो भी बीमारी है उसका नाम दिया गया है। दूसरा है कॉजेटिव एजेंट, यानी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से ये डिजीज फैल रही है। थर्ड इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कौन से बॉडी पार्ट में आपको ये इन्फेक्शन होगी। फोर्थ है सिम्टम्स, आपको क्या क्या महसूस होगा, क्या फील होगा, उसके सिम्टम्स क्या है, ये हमें देखनी है। और फिफ्थ इज प्रिवेंटिंग मेजर्स, मतलब आप कैसे इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो। ओके, सो सबसे पहला जो है डिजीजेस स्प्रेड थ्रू एयर। एयर के थ्रू ये सारी डिजीज स्प्रेड हो रही है। फर्स्ट नंबर में है हमारा कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। आपको भी कभी ना कभी ये डिजीज जरूर हुई होगी, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ये किससे फैल रहा है, वायरस के थ्रू ये फैलता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये हार्म करता है। नोज, हमारा लंग्स, हमारा विंड पाइप, इन सबको ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे बताई गई है इसके सिम्टम्स क्या है, तो नेजल कॉन्जेशन, मतलब नोज जो है वो ब्लॉक लगना। ठीक है, या तो फिर उससे डिस्चार्जेस होने लगती है। ठीक है, सोर थ्रोट, फीवर, कफ एंड बॉडी एक। ठीक है, बॉडी काफी पेन होना, कफिंग होनी लगती है यहाँ पे, और फिर फीवर भी होता है। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, आप अच्छे से बार बार प्रॉपर एक हैंड वॉश से अपने हाथों को धुल सकते हो। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, पर्सनल आइटम्स को शेयर मत करो। कवरिंग नोज एंड माउथ, अपने नाक और मुंह को कवर कर कर। सेकेंड यहाँ है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है ये भी वायरस के थ्रू फैलता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक या हमारे स्किन को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो स्किन में कैसे यहाँ पे रैशेज या बबल्स दिखाई, ब्लिस्टर्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, सिम्टम्स क्या है, माइल्ड फीवर हो सकती है, इची स्किन हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं और ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को टोटली सेपरेट रखना चाहिए। सेपरेट मतलब कोई भी पर्सन उसके कांटेक्ट में ना आए। ओके, कवरिंग नोज एंड माउथ, माउथ और नोज को अच्छे से कवर कर कर रखो ताकि दूसरों तक ये बीमारी ना फैले। और वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम पहले ही लग जानी चाहिए। थर्ड इज मीजल्स। मीजल्स भी वायरस से फैलती है, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये हार्म करती है। सिम्टम्स इसके हो जाएंगे फीवर, सोर थ्रोट, रेडिश रैशेस। ठीक है, इसमें भी बॉडी में रैशेस काफी ज्यादा हो जाएगी, नेक में रैशेस हो जाती है, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन में भी रैशेस होती है। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है कि आइसोलेशन जरूरी है, कवरिंग माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर कर रखना है, साफ सफाई रखनी है अपनी बॉडी की भी और अपने सराउंडिंग की भी। ठीक है, और वैक्सीनेशन भी जरूरी है।
नेक्स्ट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। अभी तक हमने जितने डिजीजेस को देखा, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स, ये सब वायरस की वजह से होता है। तो दिस फोर्थ है ट्यूबरक्यूलोसिस, जो बैक्टीरिया की वजह से होगा। और ये किसे अफेक्ट करता है? ये लंग को अफेक्ट करेगा। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकती है? कफ वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा कफ होता है इसमें। फीवर, फटीग यानी कि आपको थकान महसूस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख ना लगना, नाइट स्वेट्स, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी ठंडी है लेकिन फिर भी रात में पसीना बहुत ज़्यादा आने लगना। ओके, अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ टीबी इन्फेक्टेड पीपल, मतलब सेम वही बात है कि जिस पर्सन को ये इन्फेक्शन हुई है उसे आइसोलेट कर रखना, ठीक है, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में ना आना, ठीक है। कवरिंग द माउथ एंड नोज और माउथ को हमेशा कवर कर रखना। मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जब भी ये देख रहे हैं आइसोलेशन करना या क्लोज कॉन्टैक्ट में आना, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट्स को नेग्लेक्ट करना, ठीक है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान देनी होगी कि जैसे अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमें उसे क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम उसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, हम उसे गले लगा रहे हो, ठीक है, उसके पास में बैठे हो, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, लेकिन हमें उनका केयर ज़रूर करना है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि हम उसे नेग्लेक्ट करें, बट हमें उसकी केयर ज़रूर करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे कुछ डिजीज दी गई है जो वाटर और फूड के वजह से स्प्रेड होती है। सो अगेन नंबर 1 में यहाँ पे है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के थ्रू फैलता है। ये मेनली लिवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी? फटीग, थकान होना, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया यानी कि वॉमिटिंग फीलिंग आना, बार बार वॉमिटिंग भी होना, जॉन्डिस हो सकती है इसमें, ठीक है, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, ठीक है, पेट में दर्द भी होना। और ये कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन, ठीक है, साथ में स्पाइसी फूड भी नहीं लेना भी इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। बॉइल्ड वाटर, क्लीन वाटर आपको लेनी है और वैक्सीनेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 में है कॉलेरा। कॉलेरा भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें इंटेस्टाइन जो है, हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो होती है, इंटेस्टाइन की अंदर वाली सरफेस जो होती है, ये इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है? मतलब इसके सिम्टम्स क्या है? डायरिया होगी, डिहाइड्रेशन होगी। और इसके मेजर्स हैं मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक है, पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करके रखनी है। सैनिटरी हैबिट्स जो है, साफ सफाई, हमें आसपास अपने घर का भी ध्यान रखना होगा। कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तो फूड जो है वो प्रॉपरली कुक्ड होनी चाहिए, ठीक है, अनकुक्ड फूड नहीं होना चाहिए या ओवर कुक्ड फूड भी नहीं होना चाहिए। और हमेशा जो वाटर है जिसे हम पी रहे हैं वो बॉइल्ड होनी चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम लेनी होगी। थर्ड इज टाइफॉइड। टाइफॉइड भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। इसमें भी इंटेस्टाइन हमारी जो है ये इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है। हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब पेट में दर्द होना या डिस्कम्फर्ट होना, खाने का मन ना करना, फीवर होती है और डायरिया भी होती है। इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो ये लगभग सेम कॉलेरा के जैसा ही है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 है एस्केरियासिस, ठीक है, जिसे राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। ये वॉर्म्स की वजह से होता है, यानी कि ये एस्कैरिस की वजह से होता है, ठीक है। एस्कैरिस क्या है? एस्कैरिस एक वॉर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? वॉर्म्स इन स्टूल, ठीक है, हमारे स्टूल में वो वॉर्म्स नजर आने लगते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा जो भी न्यूट्रिशन है वो तो ये वॉर्म्स खा जा रहे हैं, वो कीड़े खा जा रहे हैं, ठीक है, हमें न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रही है। डायरिया होगी, वेट लॉस होगी और एनीमिया भी हो सकती है, ब्लड की कमी भी हो सकती है, ठीक है। कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपर कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे जो डिजीज की लिस्ट दी गई है, दीज आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की वजह से भी कैसे डिजीज फैल सकती है, ठीक है। आपने हमेशा सुना होगा कि हमें अपने घर के आसपास, घर के अंदर, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट में साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि इंसेक्ट्स वहाँ ब्रीड ना करें, यानी कि इंसेक्ट्स ना फैलने लगे, ठीक है। तो इंसेक्ट्स से हमें दूर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती है। तो सम ऑफ द डिजीज आर गिवन है। फर्स्ट इज मलेरिया, बहुत ही कॉमन है, आपने जरूर सुना होगा।
मलेरिया ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसे कैरी कौन करता है? इसे मॉस्क्यूटो कैरी करता है। ठीक है, तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि मलेरिया हो किसके वजह से रहा है, तो वो कहते हैं मॉस्क्यूटो, बट इट इज रॉन्ग। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो है उसके वजह से मलेरिया होता है, और इन प्रोटोजोआ को बस ये मॉस्क्यूटो कैरी करते हैं। ओके, इसमें किन पार्ट्स में ये इन्फेक्शन फैलाता है? स्किन एंड ब्लड में। सिम्टम्स क्या है इसके? हाई फीवर, प्रोफाउंड स्वेटिंग एंड पीरियोडिक चिल्स। ठीक है, काफी ज्यादा स्वेटिंग होना, अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगना, हाई फीवर होना, ये सारे मलेरिया के सिम्टम्स हैं। ठीक है, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यूज ऑफ मॉस्क्यूटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स। मॉस्क्यूटो को दूर रखना। ठीक है, या तो आप मॉस्क्यूटो नेट का इस्तेमाल करें या इसके रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स, लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स पहने ताकि मॉस्क्यूटो आपके स्किन के कांटेक्ट में ना आए। कंट्रोल ऑफ मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम। जहां पे भी मॉस्क्यूटो ब्रीड करता है, जैसे कुछ जमे हुए पानी में वो ब्रीड करने लगता है, ठीक है, तो ट्राई करो कि इन सारी प्लेसेस को आप साफ सफाई मेंटेन करो ताकि यहाँ पे मॉस्क्यूटो ब्रीड ना करे। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सेकेंड डिजीज जो है दैट इज डेंगू फीवर। ठीक है, डेंगू भी आपने सुना होगा, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेक बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि बोन्स में जॉइंट्स में काफी ज्यादा पेन होती है। ठीक है, ये किसके वजह से हो रहा है? ये वायरस की वजह से हो रहा है। इसमें भी स्किन और ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकती है। मॉस्क्यूटो इन्हें कैरी करते हैं। इस वायरस को कौन कैरी करता है? मॉस्क्यूटो कैरी करते हैं। ओके, अब इसमें इसके सिम्टम्स क्या होगी? फीवर है, हाई हेडेक है, मसल्स है एंड जॉइंट पेन। ठीक है, मसल एंड जॉइंट पेन, काफी ज्यादा ये पेन होती है, नॉइजिया भी पर्सन फील कर सकते हैं। ओके, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, यूज ऑफ मॉस्क्यूटो नेट्स एंड रेपेलेंट, क्योंकि ये मॉस्क्यूटो की वजह से फैल रहा है, मॉस्क्यूटो इसे कैरी कर रहा है इस वायरस को, इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉस्क्यूटो को दूर रखना है। ठीक है, सेम थिंग, वेयर लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स, कंट्रोल मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम एंड अवॉइड एरियाज विथ स्टिल वाटर। ठीक है, जो जमा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, उसे हटाना है, रिमूव करना है, या तो उसमें बाहर अगर बहुत बड़ा सा वो प्लेस है जैसे पॉन्ड है जिसमें जमा हुआ पानी रहता है, तो उसमें टाइम टू टाइम आप कुछ केमिकल्स डालो, कुछ मेडिसिन डालो, जिससे जो मॉस्क्यूटो है वो ब्रीड ना करे। ओके, so table 3.1 we can understand how infectious disease spread and how to prevent them। ठीक है, कैसे infectious disease जो है वो spread होती है, किसके वजह से spread होती है, कौन से ऑर्गन को हैम्पर करती है वो, ठीक है, और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। आप कुछ प्रिकॉशंस भी ले सकते हो। प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? डिजीज होने से पहले आप कैसे डिजीज से दूर रह सकते हो। तो फर्स्ट इज कीप आवर सेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। खुद को भी साफ रखो और अपने सराउंडिंग्स को भी साफ रखो। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे जो हाइजीन होती है उसे मेंटेन कर रखनी है, जैसे एवरीडे नहाना, ठीक है, अपने नेल्स को प्रॉपर साफ सफाई करना, ठीक है, हेयर को साफ करना, हेयर में ऑयलिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। ब्रश करना। ओके, नेक्स्ट इज वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस। ठीक है, टाइम टू टाइम अपने हाथों को सोप और वाटर से धुल लो। कब ऐसा करना है आपको? जैसे आप खाने जा रहे हो उससे पहले, खाने के बाद, ठीक है, आफ्टर वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम से आने के बाद भी आपको अच्छे से हाथ धुलनी है। उसके बाद फिर अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, ठीक है, स्कूल से आ रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, तो भी आपको हाथ धुलना है। अगर आप खेल कर आ रहे हो बाहर से तो भी आपको हाथ धुलना है। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हो, या नॉट ओनली अननोन पर्सन, किसी भी पर्सन से अगर हैंड शेक किए हो, ठीक है, या उसके कांटेक्ट में हो, तो प्रॉपर्ली हमें हैंड वॉश करनी चाहिए, ताकि अगर उसमें जर्म्स आ भी गए हो तो वो रिमूव हो जाए। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये आप फॉलो करोगे तो आप मोस्टली आप डिजीज फ्री रह सकते हो। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। जब भी आप कफ एंड स्नीज कर रहे हो तो अपने नोज और माउथ को क्लोज करो, ताकि आपके अंदर से कोई इन्फेक्शन हो तो वो दूसरों तक ना पहुंचे। ओके, वियरिंग अ मास्क इन क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, आप प्रेफर कर सकते हो मास्क पहनना अगर किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे मास्क पहन कर रहो। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स एंड हैंकीज। ठीक है, हैंकरचिप्स और टॉवल्स को, या कोम, ठीक है, जनरली लोग ये सारी चीज जो है शेयर करते हैं, ठीक है, कोम भी शेयर करते हैं, तो इसे हमें अवॉइड करनी चाहिए। पर्सनल आइटम्स हमारा होना चाहिए।
कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, ठीक है, अपने घर की भी अच्छे से साफ सफाई रखो, फूड क्लीन होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, वाटर भी क्लीन एंड कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। Staying at home and resting when we are unwell helps the body recover and minimize spreading the disease to others, ठीक है। अगर आप बीमार हो तो सबसे पहली बात तो आप अच्छे से रेस्ट लो, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि अगर आप बाहर जाओगे तो उससे दूसरों को भी बीमारियां फैल सकती है, ठीक है। तो खुद को भी रेस्ट में रखो और दूसरों को भी बीमारी फैलने से रोको, ओके। सो ये सारी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। Some infectious disease are caused by worms that live inside our body. अब कुछ डिजीज जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ वर्म्स रहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था एस्कैरिस के बारे में बताया था, ठीक है। हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमें ये डिजीज हो सकती है, स्पेशली इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे इंटेस्टाइन में स्कैरिस हो जाता है, ठीक है। दे फीड आवर न्यूट्रिशन एंड लिव एज पैरासाइट्स, ठीक है। वो हमारे न्यूट्रिशन खाने लगते हैं, ठीक है। हमने जो भी खाया है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में जाने लगते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट लिव इन और ऑन अनदर लिविंग बीइंग, ठीक है। मतलब पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या तो बाहर रहते हैं और उनका न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं, ठीक है, उनका न्यूट्रिएंट्स वो ले लेते हैं। सो दीज वर्म्स यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल्स, ठीक है। तो ये कैसे फैल सकता है? अगर हम कॉन्टामिनेटेड मतलब इन्फेक्शियस फूड अगर खा लें या गंदा पानी पी लें, ठीक है, सॉइल के कॉन्टैक्ट में हो या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में हो, तो ये हमारे बॉडी तक भी डिजीज के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दी गई है कि हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड, मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो कैसे होती है, ठीक है। कम्युनिकेबल तो हमने देखा, एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन तक फैल जाता है, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे सारे जर्म्स या पैथोजेंस जो हैं वो एक हेल्दी पर्सन में चला जाता है, जिसके वजह से इसे भी वो डिजीज हो जाती है। लेकिन जब हम नॉन कम्युनिकेबल के बारे में बात करें तो वो कैसे लोगों को होने लगता है। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखो। You learn that non-communicable diseases like cancer, diabetes and asthma are linked to lifestyle, diet and or environment, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, हमारी डाइट की वजह से हो सकती है, एनवायरनमेंट की वजह से, और साथ ही साथ अगर हमारा बॉडी या हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स सही से फंक्शन ना करे तो भी हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है, ओके। दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है वो काफ़ी डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि मेजर डेथ केसेस जो होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होते हैं। In grade 8, you learned about diseases like scurvy, anemia, goiter, which are caused by lack of specific nutrients in the diet. These are called deficiency disease and also non-communicable. तो आपने क्लास 6th में पढ़ा था कि कुछ डिजीजेज है जैसे स्कर्वी है, एनीमिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये सारे डिजीज किसके वजह से होते हैं? कुछ न्यूट्रिएंट्स के कमी के वजह से होते हैं। इन्हें हम डिफिशिएंसी डिजीज कहेंगे या तो फिर सिंपली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, ओके। अब देखो नॉन कम्युनिकेबल में क्या बताया गया है कि डिजीज सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा दे ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये सारे डिजीज ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लाइफ टाइम भी चलते हैं, और इन्हें हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक डिजीज कहेंगे। मतलब 3 महीने से ज्यादा अगर ये चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, तो ये क्रॉनिक डिजीज हुआ, ओके। Diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as in children, ठीक है। डायबिटीज जो है बड़ों को तो हो ही रहा है, कुछ बच्चों को भी ये डायबिटीज होने लगी है। इन इंडिया नाउ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पीपल विथ डायबिटीज इन द वर्ल्ड, अब इंडिया में ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो इंडिया में ही हैं, ओके। It often develops due to combination of hormonal imbalances, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obese and other reasons. अब डायबिटीज के यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, ठीक है। डायबिटीज के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, किसके वजह से डायबिटीज हो रहे हैं लोगों को? सो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट की वजह से, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से, और ओवरवेट होने से। ओवरवेट मतलब ओबीस की कंडीशन यानी कि ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा होने से, या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो चलो यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में कुछ और भी सीखते हैं। साथ ही ये भी हम सीखेंगे कि उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए।
So find out 3 most common lifestyle related disease in your neighborhood. Talk to a doctor, nurse, or health worker, or even a family member who knows about the health and what kind of lifestyle changes can help prevent or manage these diseases. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको डिजीज के बारे में लिस्ट करना है, स्पेशली 3 डिजीज कहा गया है, उसके बारे में आप लिस्ट करो जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। हमारे लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है उसकी वजह से वो डिजीज हो सकती है और हम उसे कैसे प्रिवेंट करें इसका आपको ये पता करना है, या तो डॉक्टर से, नर्सेस से, या किसी फैमिली मेंबर से भी आप देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट्स, बुक्स और टीचर्स एंड डॉक्टर्स। ठीक है, फिर चलो इस टेबल में देखो क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, इसकी साइन एंड सिम्टम ऐसी कुछ खास नहीं है, बस जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, ओबीज हो जाती है। और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस यहाँ पे करने होंगे, ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। ठीक है, अपने बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, योगा करना होगा और बैलेंस डाइट लेना होगा, फैट वाले फूड कम लेने होंगे। ओके, डायबिटीज में देखो सिम्टम्स क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, बार बार यूरिन जाना, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगना, वेट लॉस, टायर्डनेस एंड स्लो हीलिंग, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप धीरे धीरे हील करोगे। ठीक है, सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स ये होते हैं, आपको हेडेक होने लगना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पसीना आना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब ये कैसे ठीक हो सकते हैं, तो डायबिटीज़ भी सेम, एक्सरसाइज आपको करनी होगी। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, आपको शुगर फ्री फूड लेना होगा। ठीक है, शुगर फ्री फूड आपको जनरली खाना होगा, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। ओके, हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल है जो आपको नहीं लेनी होगी। ठीक है, आपको कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस करने होंगे जो हार्ट के लिए सही हो। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस। अब कैसे हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, आपने ये देखा होगा या सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंट करना अच्छा है किससे ज़्यादा, क्योर करने से। मतलब आपको बीमारी हो जाए, इससे बेटर है कि आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर रखो ताकि आपको बीमारी ही ना हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दोनों डिजीज इक्वली डेंजरस है, हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, तो हमें इन दोनों डिजीज से बच कर रहना है। ठीक है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है, ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर्टिकल के बारे में हम देखेंगे, ओडिशा की ये आर्टिकल है। इन द भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा अ कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन हेल्प्ड मोर पीपल बिल्ड एंड यूज टॉयलेट्स। ठीक है, अब देखो उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भद्रक। अब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में एक सैनिटेशन कैंपेन किया गया, यानी कि एक आप कह सकते हैं प्रोग्राम किया गया जहाँ सैनिटेशन, साफ सफाई, टॉयलेट्स बनाए गए। ठीक है, साफ सफाई कैसे करनी चाहिए लोगों को बताया गया, टॉयलेट्स बनाए गए बहुत सारे। दिस रिड्यूस्ड ओपन डिफिकेशन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, ओपन डिफिकेशन का मतलब होता है खुले में शौच करना। ठीक है, मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था, या बहुत सारे गांव में अभी भी ऐसा है कि उनके घरों में टॉयलेट नहीं होता और उन्हें टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, खुले में मैदान में जाना पड़ता है, तो जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, बीमारियां फैल सकती है, तो यही चीज़ वहाँ पे स्टॉप की गई थी। ठीक है, एंड इम्प्रूव्ड चाइल्ड हेल्थ विद फ्यूअर केस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शंस। अब अगर ओपन डिफेकेशन हो तो इसकी वजह से डायरिया हो सकती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो जब यहाँ पे उड़ीसा में ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन स्टार्ट किया गया, तो जिसमें टॉयलेट्स बहुत सारे घरों में बनाए गए, जिसके वजह से ओपन डिफिकेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई। ओके, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी। अब ये जो केस है इससे आप क्या समझ रहे हो, सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब देखो सैनिटेशन हैबिट्स अगर हम अपने प्रॉपरली रखें, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी ही काम थी कि टॉयलेट घर पे बनवाना है, ठीक है, ओपन में डिफिकेशन नहीं करना है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गए। फाइंड आउट अबाउट कम्युनिटी कैंपेन्स हेल्ड इन योर लोकेशन, शेयर विथ योर क्लास एंड क्लासमेट्स। ठीक है, तो आपको भी देखना है कि आपके आसपास कहीं ऐसी कोई कैंपेन तो नहीं हो रही है और आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है, बाकी लोगों को भी बतानी है। आप हमें कमेंट कर कर भी बताएं कि कौन से एरिया में ऐसे कौन से कैंपेन्स लग रहे हैं जिससे बीमारियां कम फैल रही हो।
एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज। अब देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आपने कोविड के टाइम देखा होगा, कोरोना के टाइम देखा होगा कि अगर एक फैमिली में मान लो 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, अब इन 6 मेंबर्स में 3 को कोरोना हो रहा है, यानी कि कोविड-19 जो है उस वायरस ने अटैक किया है, और बाकी 3 को उसने अटैक नहीं किया है, मतलब बाकी 3 को कोरोना नहीं हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये 6 मेंबर्स जो है एक ही घर में रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये 6 के जो जितने भी मेंबर्स हैं ये सब के सब एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसमें से कोविड-19 हुआ और कुछ लोगों को नहीं हुआ। तो दैट मीन्स इनकी बॉडी से डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन्हें कोरोना हो रहा है, और जिन्हें नहीं हुआ उनकी इम्यून सिस्टम अच्छी है। ओके, सो यू वुड हैव नोटिस दैट सम पीपल गेट सिक मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर्स। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं, ऑल्दो लिविंग इन अ सिमिलर इन्वायरमेंट, एक तरह के इन्वायरमेंट में है लेकिन वे भी बीमार पड़ रहे हैं। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी कि हमारे बॉडी में जो नेचुरल सोल्जर्स प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो सोल्जर्स हैं जो डिजीज के साथ फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उस एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। आवर बॉडी हैज़ अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड द इम्यून सिस्टम, और हमारे बॉडी में क्या है? एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, दैट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, जो डिजीज फाइट करने में मदद करती है। ओके, तो ये दोनों लाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। You might have taken some drops of injections in your or injections in your childhood to protect yourself from certain disease। ठीक है, आपने कभी ना कभी ज़रूर वैक्सीन लिया होगा, यानी कि इंजेक्शन लिया होगा, या तो कुछ ओरल ड्रॉप्स लिए होंगे, जैसे पोलियो ड्रॉप्स, आपको याद होगा जब आप छोटे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों ली जाती है? बीमारी तो उस टाइम आपको नहीं थी, ठीक है, हम उस टाइम तो बीमार नहीं थे, लेकिन हमें क्यों दिया जाता है? और कौन कौन सी डिजीज के अगेंस्ट ये दिया जाता है? पोलियो, मीजल्स, टेटनस, हेपेटाइटिस। दीज आर वैक्सीन्स दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस बाय वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप्स है या इंजेक्शंस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वैक्सीन्स कहते हैं, जो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है बहुत ही सीरियस इन्फेक्शंस को, जो वायरस एंड बैक्टीरिया से हो सके। ठीक है, A vaccine helps our body fight certain disease by training the immune system to recognize and attack harmful germs। अब ये वैक्सीन करता क्या है? वैक्सीन में एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होती है? वैक्सीन में जर्म्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, वीकेंड जर्म्स या डेड जर्म्स प्रेजेंट होती है। तो वीकेंड है, ठीक है, मतलब ये कमज़ोर है, या ये कहोगे ये डेड है, ठीक है। और ये सारे वैक्सीन मतलब जर्म्स जो है जब बॉडी में इंजेक्ट की जाती है वैक्सीन के तौर पे, जब ये बॉडी में जाती है, तो बॉडी में जो पहले से सोल्जर्स प्रेजेंट है, जो अभी हमने देखा ना, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज, ठीक है, तो ये सब जो पहले से प्रेजेंट है ये क्या करेंगे? इससे फाइट करेंगे, ठीक है, और इसे प्रिपेयर कर लेंगे, इसे रेडी कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर दो प्लेसेस, मतलब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है या दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो अगर एक बार वॉर करने पे ये चौकन्ने हो जाते हैं, ठीक है। चौकन्ना होना मतलब ये खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं कि मे बी फ्यूचर में वापस से ऐसी कोई वॉर हो, वापस से ऐसी कोई कंडीशन आए, तो मैं उससे फाइट कर लूँगा। तो सेम बॉडी भी हमारी यही करती है, बॉडी भी जो वीकेंड जर्म्स है, डेड जर्म्स है, उनसे फाइट करने के लिए खुद को रेडी करती है। ओके, सो प्रोवाइडिंग व्हाट इज नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और वैक्सीन। ठीक है, तो इस इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक प्रोटेक्शन डेवलप होना हमारी बॉडी के अंदर। कब होना? जब पैथोजन या कोई भी पैथोजन या कोई भी वैक्सीन जो है हमें दिया जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार आपको वो बीमारी हुई हो तो फ्यूचर में नहीं होने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि 100% वो ना हो, लेकिन फ्यूचर में ये पैथोजेंस की वजह से अगर कोई बीमारी हो रही हो तो फ्यूचर में वो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्सीन्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। जैसे कैसे बनाए जा सकते हैं ये? वीकेंड जर्म से या डेड पैथोजन से। जैसे मैंने भी यहाँ पे बताया ना कि ये डेड पैथोजन से या तो फिर वीकेंड जर्म से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये पैथोजेंस क्या क्या है? वायरस एंड बैक्टीरिया है। और फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजन, या तो फिर पैथोजन के बॉडी से कुछ हार्मलेस पार्ट को या इनएक्टिव पार्ट को लिया जाता है, ठीक है, वैक्सीन बनाने के लिए। सम न्यूअर वैक्सीन्स इंस्ट्रक्ट our own body cells to make a harmless part of the germ which our immune system then learns to fight। ठीक है, अब देखो कुछ न्यू वैक्सीन ऐसे भी हैं
जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है हमारी, वो खुद ही उसकी एक वीक कॉपी को बना देती है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो ये ब्लैक से जो मैं बना रही हूँ ये एक जर्म है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे गया, ठीक है, बॉडी को पता चल गया कि ये इट इज डेंजरस, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, ठीक है। तो इसके जो है इसके कुछ कॉपीज, बॉडी खुद ही इसके कुछ कॉपीज बना रहा है जो वीकेंड फॉर्म में है, नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, काफी वीक है। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, वो इसके स्ट्रेंथ को देख लेगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम चेक करेगा कि ये पैथोजेंस कौन है और फ्यूचर के लिए रेडी कर लेगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। इन केस जब ये दोबारा आए, ठीक है, मान लो ये दोबारा अटैक करे तो फिर बॉडी इसे अटैक करने नहीं देगा, ठीक है, या अच्छे से फाइट कर लेगा। तो ऐसी भी सिस्टम्स अब आ चुकी है। एग्जाम्पल देखो, a tetanus shot often given after an injury protects against infection by the tetanus causing bacteria, ठीक है। तो आपको कभी भी आपने ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि अगर आपको कभी चोट आई हो या स्पेशली लोहे से चोट आई हो तो हम कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन ले लो। तो इसलिए ले लो क्योंकि कभी भी कोई इंजरी होती है, कोई कट होता है, कोई वुंड होता है, तो उससे ये जो टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में जा सकता है। और अगर हम टेटनस इंजेक्शन लेकर पहले से रहेंगे तो हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर रहती है, ठीक है। तो अगर टेटनस बैक्टीरिया अंदर जा भी रहा है तो फिर उससे हमें ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। It contains an inactivated bacteria toxin that helps the immune system develop protection without causing the disease, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वैक्सीन कैसे एक्ट करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि वैक्सीन जो है कुछ इनएक्टिव बैक्टीरियल टॉक्सिन्स कंटेन करते हैं और जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट होता है और उससे कोई डिजीज नहीं होती है, ठीक है। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड। अब देखो हम इस वैक्सीन के बारे में बार बार तो बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कैसे पता चला कि ये वैक्सीन भी कुछ चीज होता है, ठीक है। सो एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अब हम यहाँ पे एक स्पेशल नेम पढ़ने वाले हैं, हिज नेम इज एडवर्ड जेनर, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में बताई जा रही है। स्मॉल पॉक्स वॉज अ डेडली डिजीज दैट कॉज ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस, ठीक है। स्मॉल पॉक्स से क्या होता है, बॉडी में ब्लिस्टर्स होने लगते हैं, रेडनेस होने लगते हैं, ठीक है, रैशेस होने लगते हैं और ये काफी डेडली था, मतलब लोगों की मौत होने लगी थी इससे। A milder disease called the cowpox seen in cows could also infect humans। अब कुछ ऐसी डिजीज थी काउपॉक्स जो जनरली काउ को होती थी, गाय को होती थी, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स को भी होने लगी। इन लेट 1700s English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox, ठीक है। अब देखो ये जो स्मॉल पॉक्स है ये काफी ज्यादा डेडली थी, डेंजरस थी। काउपॉक्स थोड़ी माइल्डर थी, माइल्डर मतलब बहुत ज्यादा डेडली नहीं एज स्मॉल पॉक्स। तो अब मान लो कुछ लोगों को काउपॉक्स हुआ था, ठीक है, इस पर्सन को मान लो पहले से काउपॉक्स हो चुका है, ठीक है, और एक पर्सन है जिसे काउपॉक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब जब ये स्मॉल पॉक्स की वायरस जब इधर आएगी, ठीक है, तो पहले से क्योंकि इसे काउपॉक्स हो चुका है यानी कि इसके अंदर काउपॉक्स के पैथोजेंस होंगे और बॉडी यानी कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो समझ गई होगी कि काउपॉक्स क्या है। मतलब इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई बीमारी आती है, अगर ऐसी कोई पैथोजन आते हैं तो उसे वो इजीली फाइट कर सकता है। मतलब स्मॉल पॉक्स से इसे अब कोई असर नहीं हुआ। मतलब जो पर्सन था या तो वो जल्दी रिकवर हो गया स्मॉल पॉक्स से या तो उसे स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं, लेकिन जिसे काउपॉक्स नहीं हुई थी उसे स्मॉल पॉक्स ने अच्छे से अटैक किया, ठीक है। तो इसी थॉट को लेकर एडवर्ड जेनर ने सोचा कि अगर हम लोग पहले से ही इसे रेडी करें, अपने बॉडी को पहले से ही रेडी कर ले तो फिर हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं हो सकती। सो दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट वैक्सीन एंड हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो आप याद रखोगे किसने वैक्सीन को डिस्कवर किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया। किस बीमारी के अगेंस्ट किया, तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ साइंटिफिक हेरिटेज में क्या है, लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन्स पीपल हैड अ इंडिया हैड अ ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन। अब पहले के समय में क्या किया जाता था, एक मेथड परफॉर्म किया जा रहा है वेरियोलेशन, जिससे स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट किया जा सकता था। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व यूजिंग मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स सोर टू स्क्रैच द स्किन, ठीक है। मतलब स्मॉल पॉक्स जब बॉडी में होती है तो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं या रेडनेस हो जाती है, तो उस पार्ट को थोड़ी सी स्क्रैच कर लेनी है, ठीक है।
एंड क्रिएट अ माइल्ड इन्फेक्शन, और उसे फिर दूसरों तक स्प्रेड करना है ताकि उनमें वो इन्फेक्शन हो, और फिर से वही स्टोरी कि उनमें जब वो इन्फेक्शन होगी तो बॉडी इन फ्यूचर के लिए उसे रेडी कर लेगा, ठीक है, और इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, मतलब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। सो पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टीकेदार्स, और जो ऐसा प्रैक्टिस करते थे, जो लोगों को ऐसे क्योर करते थे, ठीक है, उसे हम टीकेदार्स कहते हैं। चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ऑब्जर्वेशन, जेनर ऑब्जर्व दैट मिल्कमेड्स who had cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related। ठीक है, तो जो मिल्कमेड्स हैं, ठीक है, उन्हें पहले से काउपॉक्स हो गई थी जिसके वजह से उन्हें स्मॉलपॉक्स नहीं हुआ। हाइपोथेसिस क्या थी? कंटेंट इन द पस ऑफ द काउपॉक्स ब्लिस्टर्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉलपॉक्स। ठीक है, अब जो काउपॉक्स ब्लिस्टर्स में जो पस थे, जो लिक्विड थी, उससे स्मॉलपॉक्स से बचाया जा सकता था। मतलब काउपॉक्स के ब्लिस्टर्स में जो पस निकलता था, जो लिक्विड होती थी, इस लिक्विड से हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल पॉक्स को खत्म कर सकते हैं, स्मॉल पॉक्स से बचा सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटेशन क्या किया गया? ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैप इनटू अ बॉय। ठीक है, उन्होंने काउपॉक्स सैप को, यानी कि ये जो पस है, उसे एक बच्चे में इंजेक्ट किया। हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स, और जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, या बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, सो रिजल्ट्स क्या है? ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। मतलब जिन्हें काउपॉक्स हुआ था, अब उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। ओके, सो एप्लीकेशन, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प्ड इराडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। तो मास वैक्सीनेशन मतलब बहुत से लोगों को ये वैक्सीन दी गई, जिसके वजह से अब पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स लगभग जीरो हो चुका है। आप जैसे यहाँ देख सकते हो, ये 1950 का टाइम है जब काउपॉक्स के केसेस एंड स्मॉल पॉक्स के केसेस बहुत ज़्यादा थे। धीरे धीरे ये डिक्रीज होते होते 1980 में आप देख सकते हो लगभग ये जीरो हो चुका है। ओके, so vaccines are one of the most effective ways to protect people for all ages from infants to elderly। मतलब वैक्सीन से हम बच्चे, बूढ़े सभी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं against many infections diseases। okay, this prevent illness, reduce the spread of infection and save millions of lives every year। अब इससे क्या होता है? इलनेस कम होगी, स्प्रेड, इन्फेक्शंस कम स्प्रेड होगी, और बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। सो इट इज़ टू रिमेंबर दैट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन दवाई है जो आपको बीमार पड़ने के बाद लेना है, आपको बीमार पड़ने से पहले ये लेना है। ओके, दे कैन मिनिमाइज द सीरियस डिजीज बिफोर हैपन। ठीक है, बीमारी होने से पहले ये डिजीज को मिनिमाइज करता है। बट डू नॉट ट्रीट देम वंस समवन इज ऑलरेडी सिक। लेकिन जब अगर कोई बीमार हो, उसमें आप ये वैक्सीन नहीं दे सकते, ठीक है, उसे वो ठीक नहीं कर पाएगा। Some people may fear or doubt about vaccines, but scientists and doctors carefully test them for safety। बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो जर्म्स है, हमारे बॉडी में चला जाएगा, फिर हमें इन्फेक्शन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे भलाई के लिए ही हमें दी जाती है। सो गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। ओके, सो आपको ये समझ में आने वाली हूँ आपको ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के बारे में, कि डिजीज को कैसे ट्रीट किया जाता है। एक लाइन हमने ऊपर पढ़ा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करना डिजीज को, यानी कि डिजीज को आने से रोकना, वो तो समझ में हमें आ गया। लेकिन अगर हमें डिजीज हो जाए, अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, तो हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। If our immune system fails to protect us against an infectious disease, we will fall ill and need to visit a doctor। याद है लास्ट वीडियो में मैंने इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, जो क्या करता है, जो भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, यानी कि जो जर्म्स एंटर करते हैं, उनसे वो लड़ाई करता है। ओके, तो मान लो कभी ऐसा हो कि इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, या इट फेल्स टू प्रोटेक्ट अस, तो फिर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो हमारे बॉडी में फैल सकती है, जिसके वजह से हम बीमार हो सकते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। द डॉक्टर मे गिव अस मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स विच किल्स द बैक्टीरिया दैट माइट हैव कॉज्ड द डिजीज। अब जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप एंटीबायोटिक्स ले लो। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जिसके वजह से डिजीज हो रही है, मतलब जिस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज हो रही है उसे वो किल कर देता है।
Antibodies works against bacterial infections because they target parts bacterial cells that are different from human or other animal cell. अब हमने तो ये पढ़ा था कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ही बैक्टीरिया से फाइट कर सकती है, ठीक है, लेकिन हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल्स के कुछ ऐसे पार्ट्स को हिट करते हैं जिससे वो एक बार में खत्म हो जाता है. They do not work against viruses or disease caused by protozoa. अब ये जो एंटीबायोटिक्स है ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, यानी कि जो बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है उसे बस ट्रीट किया जा सकता है, प्रोटोजोआ या वायरसेस के अगेंस्ट ये फाइट नहीं कर सकते. ओके, नाउ अब हमें देखना है डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स. पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? सो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन. ठीक है, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है लंदन से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने ही पेनिसिलिन को डिस्कवर किया. व्हाइल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया he noticed that a mold on a discarded petri dish stopped the bacteria from growing. ठीक है, तो एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट थी, मतलब गलती से समझो ये एक्सपेरिमेंट हो गई. वो क्या कर रहे थे, वो अपने लैब में डिफरेंट बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे थे. वो चेक कर रहे थे कि बैक्टीरिया कितनी ग्रोथ करते हैं, कितने स्पीड से ग्रोथ करते हैं और उनकी ग्रोथ कैसे रेजिस्ट हो सकती है. लेकिन अचानक से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी जो कंटेनर थी, पेट्री डिश थी, उसमें कुछ मोल्ड आ गए. ठीक है, मोल्ड मतलब फंगस आ गया. ठीक है, फंगाई, आपने फंगाई वर्ड सुना होगा. ठीक है, कुछ फंगस आ गए. अब ये जो फंगस है इसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया. तो उन्हें रियलाइज हुआ दैट मोल्ड रिलीज्ड अ सब्सटेंस दैट किल द बैक्टीरिया. अब इन्हें ये लगने लगा कि जो फंगस है, जो मोल्ड है, वो जरूर अपने अंदर से कुछ ऐसा रिलीज करता होगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं. This chance discovery led to the discovery of पेनिसिलिन. ओके, तो चांस डिस्कवरी यानी कि एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट थी जिससे पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई. द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो पेनिसिलिन आप नाम याद रखोगे कि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए. और किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया. कैसे किया? एक मोल्ड जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कैसे स्टॉप करता है, इस स्टडी के बेसिस पे इन्होंने पेनिसिलिन को यानी कि एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया. कि तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा. दो antibiotics are effective in protecting us against bacterial infections and have saved millions of lives since their discovery. The indiscriminate use has led to the decline in their effectiveness. अब देखो ये है, जैसे कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर अच्छा है तो उसमें बुराइयां भी जरूर होती है. तो सेम एंटीबायोटिक्स को हमने देखा कि ये तो वरदान है जो क्या कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खत्म कर रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर रहा है. लेकिन अगर इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाए या अगर हमारा बॉडी बहुत हैबिचुएट हो जाए एंटीबायोटिक्स को लेकर, तो जिससे क्या हो सकता है, इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो सकती है. मतलब ये कम इफेक्टिव साबित हो सकता है, यानी कि उसकी पावर जो है वो खत्म होने लगी. Nowadays there are news headlines about antibiotic resistance, a phenomenon where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic were found to survive and multiply despite treatment with the antibiotic. तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसी फिनोमिनन है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो एंटीबायोटिक एक्सेस में लेने पर जो बैक्टीरिया पहले इस एंटीबायोटिक से मर रहे थे, अब वो इस एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे. मतलब वो हैबिचुएट हो चुके हैं. जैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, उसी तरह से बैक्टीरिया भी खुद को हैबिचुएट कर ले रहा है विद दिस एंटीबायोटिक. ओके, सो हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेडिसिन ज्यादा लोगे, आप एंटीबायोटिक्स ज्यादा लोगे तो ये रेजिस्टेंस सिर्फ आपके बॉडी में होगी. धीरे धीरे ये पूरी कम्युनिटी में फैल रही है. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? एग्जाम्पल देखो, टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड. जब एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी आप ले रहे हो. जैसे कभी ऐसा होता है ना, सर्दी जुकाम हो जाए तो हम तुरंत एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. कि कुछ टाइम के बाद लेना चाहिए अगर वो सीवियर हो जाए तो. ओके, सो जब रिक्वायर्ड नहीं हो फिर भी हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो क्या होगा, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी. मतलब एंटीबायोटिक्स अपना काम करना, बैक्टीरिया को किल करना बंद कर देगा. कहाँ? ह्यूमन बॉडी में. अब ये ह्यूमन बॉडी क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा. ही मे बी सीरियसली इल एंड केयर
एंड गेट्स केयर ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, तो मान लो ये बीमार पड़ गया और ये हॉस्पिटल में एडमिट है। सो स्प्रेड डायरेक्टली टू द अदर पेशेंट्स और इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स। अब क्या होता है, ये पर्सन इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड करेगा, मतलब अदर पेशेंट्स को भी और जो वहां के वर्कर्स हैं उन्हें भी। स्प्रेड इन द हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस के थ्रू भी वो स्प्रेड हो सकता है। एंड पेशेंट्स गो होम। अब मान लो ये थोड़ा ठीक हो गया है और ये अब घर जा रहा है। घर जाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है दिस स्प्रेड टू द कम्युनिटी, मतलब ये फैमिली में, सोसाइटी में स्प्रेड करने लगता है। तो एक साइकिल ये आप देख सकते हो। ठीक है, या डायरेक्टली ये अपने कम्युनिटी को भी स्प्रेड कर सकता है। दूसरी तरफ क्या हो सकता है, अगर हम कैटल को यानी कि एनिमल्स को अगर एंटीबायोटिक्स दें तो दे ऑल्सो डेवलप रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन एनिमल्स। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब ये एनिमल्स में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, अगर मान लो इन एनिमल्स का हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो ये फिर हमें हो सकता है एक्सपोजर थ्रू एनिमल्स फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिमिलरली दे कैन स्प्रेड थ्रू सॉइल इन द क्रॉप फील्ड, मैन्योर, एनिमल फिशीज। ठीक है, जो मैन्योर और ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज की जाती है, ठीक है, एनिमल के फिशीज से, ठीक है, एनिमल वेस्ट से जो खाद बनाई जाती है उससे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ आ सकता है, वो क्रॉप्स में आ सकता है। क्रॉप्स के बाद इट रीचेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू क्रॉप प्रोड्यूस। अब ये क्रॉप को जब ह्यूमन बींग्स खाएंगे तो फिर से ये ह्यूमन बींग्स के पास चला जा रहा है। दिस मीन्स आप देख सकते हो किसी ना किसी तरीके से पूरे कम्युनिटी में ये जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये स्प्रेड होती जा रही है। ओके, सो दिस मीन्स कि हमें एंटीबायोटिक्स तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। अब देखो आगे क्या बताया गया है, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या हो सकता है, दिस मेक्स कॉमन इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट, इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो है ना वो उस एंटीबायोटिक को रिएक्ट करने नहीं देगा या उस एंटीबायोटिक से इतना ज़्यादा हैबिचुएट हो जाएगा कि उसकी एक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, नहीं दिख पाएगी, जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इवन डेथ भी हो सकती है, इलनेस बढ़ सकती है। So let us infer. अब यहाँ क्या बताया गया, study the infographic given in figure 3.5b. How do you think the antibiotic resistance have developed in the bacterial pathogens? अब देखो कैसा हुआ, ये जो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स ही कर रहे हैं। यानी कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नाम की चीज है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स की वजह से ही हुई है। ठीक है, तो कैसे हुई है, चलो यहाँ एग्जाम्पल में देखो। जैसे ये पर्सन क्या कह रहा है, आई नीड एंटीबायोटिक्स फॉर माई मदर, शी हैज अ सोर थ्रोट एंड अ फीवर। ठीक है, अब देखो सोर थ्रोट एंड लिटिल फीवर में भी लोग एंटीबायोटिक्स लेने लगते हैं। ओके, सो जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज काम करना फ्यूचर में बंद कर देते हैं। अब देखो ये क्या कह रही हैं, यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। इसका मतलब ये है कि जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आप एंटीबायोटिक्स लो। ठीक है, आर यू गिवन एंटीबायोटिक्स टू द कैटल। अब ये पर्सन कहता है कि क्या आप अपने कैटल को एंटीबायोटिक्स दे रहे हो। सो नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक। तो ये कहती है कि आई एम नॉट यूजिंग, मैं कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं कर रही हूँ। तो शी इज राइट। ओके, अगर ये एंटीबायोटिक यूज नहीं करेगी, एंटीबायोटिक्स कैटल तक नहीं जाएंगे और फिर ये इनडायरेक्टली हमारे तक नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट इज आई विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज। अब यहाँ पे ये पहले कहा जा रहा है, ये बच्चे क्या कह रहे हैं, नो नो, डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल। आप अपने कैटल को एंटीबायोटिक इंजेक्शन मत दो, नहीं तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो हमारे तक डेवलप हो जाएगी। ओके, चलो यहाँ पे और कुछ इंफॉर्मेशन क्या है, अ फ्यू माइक्रोब्स। यहाँ क्या बताई जा रही है, हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया कैसे खुद को एंटीबायोटिक से बचा ले रहे हैं। सो फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स। मान लो ये सबके सब माइक्रोब्स हैं, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है या कहो बैक्टीरिया है। इसमें से कुछ जो है, मान लो ये रेड वाले जो हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहे हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का असर उनमें नहीं पड़ रहा है। When antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill the good bacteria protecting the body from infection. अब हमने क्या देखा है, हमने क्या पढ़ा है इससे पहले के चैप्टर में कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिर्फ बुरे नहीं होते, वो अच्छे भी होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स के बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो मान लो अगर हम लोग एक्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स लेने लगे तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या होंगे, ये किल हो जाएगा
जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है वो भी एंटीबायोटिक से खराब हो सकते हैं। ओके, सो द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। उसके बाद धीरे धीरे ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली बैक्टीरिया थी ये मल्टीप्लाई करेगी, ये ग्रो होगी और इसकी नंबर बढ़ जाएगी। सो सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स। और धीरे धीरे जितने भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है वो सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ओके, सो यही बात बताई गई है इस इन्फोग्राफिक में। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वी मस्ट यूज एंटीबायोटिक वाइजली। ठीक है, हमें एंटीबायोटिक्स को बहुत ही ध्यान से लेना है। कब लेना है? ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। इन द करेक्ट डोज, करेक्ट अमाउंट में लेना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको ज्यादा फीवर आ रहा है तो आप एक साथ 2-3 एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, इट इज वेरी रॉन्ग। ओके, एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन, राइट ड्यूरेशन में भी लेना है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि आप एक दिन में 1 या 2 एंटीबायोटिक्स ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए हमें। ओके, अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज helps prevent the risk of resistant bacteria and keeps antibiotic effective for future generations। ठीक है, तो अगर हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को एंटीबायोटिक से बचाना है तो हमें भी सही से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि इस पूरे ह्यूमन कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना फैल जाए। Traditional medicine system like Ayurveda, Siddha and Unani have been used in India for many years to manage common health problems। आपने आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी का नाम सुना होगा कि ये ट्रेडिशनल मेथड्स है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, बहुत पहले के ज़माने के मेडिसिन सिस्टम है जो इंडिया में काफ़ी सालों से प्रिवेल कर रहे हैं। ठीक है, दे यूज नेचुरल सब्सटेंसेज लाइक हर्ब्स, ऑयल्स and minerals for managing illness and promoting recovery and focus on a healthy lifestyle and balanced diet। तो ये सारे मेथड्स जो हैं ये नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल जड़ी बूटी, नेचुरल मिनरल्स को यूज करते हैं और इलनेस से रिकवर पाते हैं। ठीक है, while these systems can help with some conditions and are useful for everyday well-being, they may not be effective for all diseases and at all stage। ठीक है, तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं ये बहुत अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है, थोड़ी स्लो एक्शन करती है बट इफेक्टिव होती है और कभी कभी ये बहुत बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर देती है। लेकिन कभी कभी ये बहुत सारी बीमारियों में इफेक्टिव भी नहीं होती, यानी कि कुछ ऐसे बीमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक ना हो सके। ठीक है, या उसके किसी स्टेज को आयुर्वेदिक मेडिसिन ना ठीक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है थेरेपीज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिकेशन। अब आपने थेरेपीज का नाम सुना होगा, जैसे कीमोथेरेपी जिसमें मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है कि हम जो भी प्रॉब्लम हमें हो रही है उसके सिम्टम्स को हम जान सकते हैं और उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकेशन के थ्रू, लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू एंड रिहैबिलिटेशन। ओके, early diagnosis and continuous care are key to control the disease progression and prevent complications। अब जब हम शुरुआत में ही अगर हमें इसे डिजीज के बारे में पता लग जाए तो हम इसे रोक सकते हैं। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं, इसे प्रिवेंट हो सकते हैं स्प्रेड होने। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रुप द डिजीजेस शोन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब आपको ये बताना है कि कौन कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल है, कौन नॉन कम्युनिकेबल है। तो मैं बता दूं, कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ये डिजीज फैल जाता है। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो फैलते नहीं हैं, वो बॉडी में किसी डिफिशियंसी की वजह से लोगों को हो सकती है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड, टाइफॉइड, डायबिटीज, अस्थमा एंड चिकन पॉक्स, इसमें से कॉमन कोल्ड, टाइफॉइड और चिकन पॉक्स ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं। डायबिटीज एंड अस्थमा जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, disease can be broadly grouped into communicable and non-communicable diseases। From the options given below identify the non-communicable disease। यहाँ पे वापस आपको non-communicable disease बतानी है, कौन कौन सी है? टाइफॉइड, अस्थमा, डायबिटीज एंड मीजल्स। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अस्थमा एंड डायबिटीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ फ्लू ब्रेक आउट इन योर स्कूल। मान लो आपके स्कूल में एक फ्लू फैल गया हो, ठीक है, एक वायरल डिजीज फैल गई हो। सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे क्लासमेट्स एब्सेंट है। व्हाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल कफिंग एंड स्नीजिंग। और कुछ बच्चों को ये फ्लू से वो इन्फेक्टेड है लेकिन फिर भी वो स्कूल आ रहे हैं। ठीक है, उनकी कफिंग एंड स्नीजिंग हो रही है। व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। ठीक है, हम क्या
इमीडिएट एक्शन लेनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये है, एडवाइज सिक स्टूडेंट्स टू स्टे एट होम अंटिल दे रिकवर। तो जब तक वो ठीक ना हो जाए उन्हें घर में रहने की सलाह देनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द फ्लू आउटब्रेक एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। पेरेंट्स को बताना होगा, पेरेंट्स को जागरूक करना होगा फ्लू के बारे में और उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, एंश्योर क्लासरूम्स आर वेल वेंटिलेटेड। क्लासरूम्स जो है वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। वेल वेंटिलेटेड मतलब एयर का इनकमिंग एंड आउटगोइंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ओके। पॉइंट नंबर 4, अरेंज फॉर प्रॉपर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द क्लासरूम्स इन इंटरवल्स। ठीक है, मतलब जो क्लासरूम है या क्लासरूम के आसपास के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन अरेंजमेंट होनी चाहिए। नंबर 5, एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज सैनिटाइजर एंड यूज मास्क। ठीक है, मास्क पहननी होगी और सैनिटाइजर यूज करनी होगी स्टूडेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, इफ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विथ यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ फ्लू, हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन द कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल। ठीक है, अब मान लो आपके बगल में जो बैठता है पर्सन, आपका फ्रेंड हो या आपका क्लासमेट हो, उसे अगर वो फ्लू हो गई है, ठीक है, उसे सिम्टम्स दिखाई दे रही है उसमें फ्लू की, तो आप उसे कैसे दूर रहोगे? आप उसे रूडली तो नहीं हटा सकते, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कशन किया है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस को हमें गलत तरीके से नहीं लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि उस पर्सन को ही एलिमिनेट करनी है, हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से आप उस पर्सन को, आप उस क्लासमेट को अपने से थोड़ा दूर रखोगे? तो फर्स्ट पॉइंट इज पोलाइटली सजेस्ट देम टू इन्फॉर्म द टीचर। ठीक है, सबसे पहले उसे आप बोलोगे, अच्छे से समझाओगे कि आप जाओ टीचर को बताओ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। पॉइंट नंबर 2, ऑफर टिश्यूज और हैंकरचिफ फॉर कवरिंग माउथ कफ्स एंड स्नीजेस। ठीक है, अगर उसे कफिंग एंड स्नीजिंग हो रही है तो आप उसे बताओ कि आप अपने नोज और माउथ को कवर कर रखो हैंकी से। नेक्स्ट है, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ while still showing concern for their well-being। ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है लेकिन फिर भी उसे केयर करनी है। ठीक है, वी हैव टू शो कंसर्न। ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। अब देखो, आप स्कूल तो जा ही रहे हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आपको फ्लू नहीं हुई है तो आप बिल्कुल स्कूल ना जाओ। ओके, तो अगर आप स्कूल जा रहे हो, फ्लू फैली हुई है, तो आप कैसे उस सिचुएशन में खुद को हैंडल कर सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो? सो फर्स्ट पॉइंट है, वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर और यूज हैंड सैनिटाइजर। मतलब आपको अच्छे से हैंड वॉश करनी है सोप से या आपको सैनिटाइजर रखनी है। अवॉइड टचिंग योर फेस, स्पेशली आईज, नोज एंड माउथ। ठीक है, फेस आपको टच नहीं करना है, आईज, नोज, माउथ, ये सारे प्लेसेस को बार बार टच नहीं करनी है। कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पीपल हु आर कफिंग एंड स्नीजिंग। और जो कफिंग एंड स्नीजिंग जिनको हो रही है, जिन्हें फ्लू का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है जिनमें, उनसे थोड़ी दूरी रखो। ओके, वेयर मास्क स्पेशली in crowded areas and maintain good personal hygiene and healthy diet to boost immunity। ठीक है, आपको अच्छी हाइजीन रखनी होगी, मास्क पहननी होगी। आप घर जाओ तो अच्छे से थोड़े वार्म वाटर से आप नहा लो ताकि इन्फेक्शंस वगैरह अगर आपके बॉडी में हो तो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आपको पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी होगी और एक अच्छा डाइट लेना होगा, हेल्दी डाइट, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। ओके, सो होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रिवेलेंट। ठीक है, मान लो आपने कुछ ट्रिप प्लान किया है, फैमिली टाइमिंग आपने प्लान किया है किसी दूसरे सिटी में जहाँ पे मलेरिया फैली हुई है। ओके, सो व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। ठीक है, आपको क्या करनी होगी? सो बिफोर ट्रैवलिंग टू मलेरिया प्रोन एरियाज, ट्रैवलर शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर प्रिवेंटिव मेडिकेशन एंड कैरी मॉस्किटो नेट्स, रेपेलेंट्स एंड फुल स्लीव्स क्लोथिंग। ठीक है, अगर आपको ज़रूरी है जाना, सबसे पहले तो आप ट्रिप कैंसिल कर सकते हो। अगर ज़रूरी है जाना तो आप पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लो या किसी मेडिसिन जो देते हैं उनसे कंसल्ट कर लो कि कैसे हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, मॉस्किटो नेट्स अपने साथ कैरी करो, मॉस्किटो रेपेलेंट्स कैरी करो, फुल स्लीव क्लोथ्स पहनो।
Okay, during the trip they should use mosquito nets while sleeping, apply repellents, wear protective clothing and avoid going out after dusk. ठीक है, तो बिफोर ट्रैवलिंग तो हमने देख लिया कैसे आपको प्लान कर कर जाना है. ड्यूरिंग द ट्रिप के समय आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बेड रेडी कर रहे हो तो आपको मॉस्किटो नेट यूज करना है, रेपेलेंट्स अप्लाई करनी है या स्प्रे करनी है, अच्छे क्लोथ्स पहनने हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स, ठीक है, ताकि वो स्पेशली जैसे कवर्ड क्लोथ्स हो, ठीक है, फुल स्लीव्स हो, ताकि वो जो मॉस्किटोज है वो बाइट ना करे. ठीक है, और आप बाहर मत जाओ शाम के टाइम में, आफ्टर डस्क, मतलब जनरली शाम के टाइम के बाद आप बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करो. नेक्स्ट है आफ्टर द ट्रिप के बाद आपको क्या करना है, दे शुड वॉच फॉर सिम्टम्स सच एज फीवर, बॉडी एक्स, चिल्स एंड टेक्स प्रॉपर मेडिकेशन इफ नीडेड. ठीक है, आपको अपने बॉडी को ऑब्जर्व करनी है कि क्या मुझे वो सिम्टम्स तो नजर नहीं आ रही है. ठीक है, अगर वो सिम्टम्स आपको नजर आ रही है तो सबसे पहले आप खुद को थोड़ा आइसोलेट कर लो, मतलब बाकी मेंबर्स से थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं तो फिर उन्हें भी ये स्प्रेड हो सकता है. ठीक है, और फिर आपको मेडिकल हेल्प लेनी होगी, डॉक्टर के पास जाना होगा, वहां से मेडिसिन जो भी रिकमेंड की गई है वो आपको लेनी होगी. ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स टू योर सिबलिंग्स. आप मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स के बारे में क्या बता सकते हो, उससे कैसे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स कैन बी एक्सप्लेन टू सिबलिंग्स बाय टेलिंग देम दैट दीज सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मॉस्किटोज, प्रिवेंटिंग बाइट्स एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया. ठीक है, मॉस्किटो नेट अगर आप यूज करोगे तो आपकी बॉडी तक मॉस्किटोज पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि जो नेट है वो मॉस्किटो को रोकेगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, अगर आप रेपेलेंट्स यूज कर रहे हो तो रेपेलेंट्स जो है वो मॉस्किटो को किल कर देता है, मार देता है, जैसे आपने वो काला हिट वाला एड जरूर देखा होगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट, इससे जो मलेरिया है या मॉस्किटो से होने वाली जो और भी बीमारी है जैसे चिकनगुनिया है या डेंगू है, इन सबसे रोका जा सकता है, इन सबको रोका जा सकता है, इनसे दूर रहा जा सकता है. What could happen if travelers ignore health advisories in such areas? मान लो आप ट्रिप में जा रहे हो और अपने कूल मूड में हो, आपको कोई भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे मलेरिया फैली है या नहीं, तो इस केस में क्या होगा. Ignoring health advisories can cause serious illness, hospitalization and even the spread of disease to multiply other persons. ठीक है, तो आप क्या हो सकता है, एक तो इलनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो, और साथ ही साथ अपने साथ ये जर्म्स, अपने साथ ये इन्फेक्शन आप कैरी करके दूसरी जगह भी ले जाओगे, जिसके वजह से बाकी लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो. Your uncle has started smoking just to fit with his friends, even though it is well known that smoking can seriously harm health and even cause डेथ. ठीक है, तो आप सबको भी अच्छे से पता होगा कि स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक है, स्मोकिंग एक अच्छी हैबिट नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल को खराब करती है. लेकिन एक कंडीशन आपको दी गई है, मान लो आपके अंकल है जो अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों के साथ उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट किया है, ऑल्दो उन्हें पता है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे. व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड. आप उन्हें कैसे समझाओगे, आप उन्हें कैसे रोकोगे. ठीक है, विदाउट बीइंग रूड, रूडली तरीके से नहीं, पोलाइटली तरीके से आप कैसे उन्हें रोकोगे. आई वुड पोलाइटली रिमाइंड हिम दैट स्मोकिंग कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज. ठीक है, आप उन्हें अच्छे से बताओगे कि स्मोकिंग की वजह से क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है. कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है. आई वुड एडवाइज हिम द हेल्दियर स्ट्रेस रिलीफ ऑप्शंस लाइक स्पोर्ट्स और हॉबीज एंड एनकरेज हिम टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स हु सपोर्ट हेल्दी हैबिट्स. ठीक है, आप ऑल्सो अपने अंकल को बताओगे कि आप कैसे हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हो. हेल्दी हैबिट्स मतलब स्ट्रेस रिलीफ करने के हैबिट्स कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे आप कोई हॉबी सेलेक्ट कर लो. ठीक है, आपकी हॉबी क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान दो. जैसे अगर आपकी हॉबीज़ है म्यूज़िक सुनना तो आप उस पर फोकस करो. ठीक है, स्पोर्ट्स खेलना तो आप वो जाओ, अगर आपको घूमना पसंद है तो आप बाहर जाकर घूमो, और ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहो जो एक हेल्दी हैबिट सपोर्ट करते हैं. दिस एडवाइस इज फॉर यू ऑल्सो. ठीक है, आपकी भी फ्रेंड सर्कल ऐसी होनी चाहिए जिसमें हेल्दी हैबिट्स हो. ठीक है, ना कि एक दूसरे को देखकर या ये सारे जो गलत हैबिट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे लाइफस्टाइल को फिर खराब करने लगते हैं. ओके, नेक्स्ट है व्हाट वुड यू प्रेफर टू योर फ्रेंड ऑफर्स इफ ही ऑफर्स यू अ सिगरेट एट अ पार्टी. ठीक है, मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपको एक सिगरेट ऑफर कर रहा है तो आप क्या करोगे. आई वुड फॉर्मली बट पोलाइटली से नो आई डोंट स्मोक. ठीक है, आपको बोलना होगा कि नहीं मुझे स्मोकिंग
नहीं करनी है, मुझे ये नहीं चाहिए। आई वुड देन ट्राई टू चेंज द टॉपिक और वॉक अवे इफ प्रेशर। ठीक है, अगर मान लो आपके फ्रेंड्स प्रेशराइज कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से रोकना होगा। ठीक है, या तो आप वहां से चले जाओ या तो आप उसे, ठीक है, आपको पोलाइटली ये सब कहना चाहिए, लेकिन अगर जबरदस्ती अगर कोई आपसे कहे तो ऑब्वियसली आपको इसके अगेंस्ट एक्शन भी लेनी होगी। ठीक है, हाउ कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स। ठीक है, बहुत सारे इस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप को आप बिलोंग करते हो, इसमें ऐसी हैबिट बन जाती है जहाँ पे बच्चे जो है ये गलत हैबिट्स अडॉप्ट करने लगते हैं, जैसे स्मोकिंग है या ड्रग टेकिंग है। ठीक है, तो आप स्कूल की तरफ से ये कहा गया है कि कैसे इन हार्मफुल इफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको। ठीक है, तो स्कूल ऐसे कोई प्रोग्राम्स, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज करे जिससे हमें पता चले कि स्मोकिंग, टोबैको ईटिंग, इन सब की इल इफेक्ट्स क्या है। इन्वाइटिंग डॉक्टर्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स को इन्वाइट करना ताकि वो अपनी एक्सपीरियंस बताएं। प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड क्लब्स टू एंगेज स्टूडेंट्स इन हेल्दी एक्टिविटीज। ठीक है, अदर एक्टिविटीज, अदर को करिकुलम एक्टिविटीज स्कूल को अरेंज करनी चाहिए ताकि हेल्दी एक्टिविटीज वो अडॉप्ट करें और इन सारी चीजों से उनका पीछा हटे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। Sanya claims to her friend Vinita that antibiotics can cure any infection, so we don't need to worry about diseases. What questions can Vinita ask her to help Sanya understand that her statement is incorrect? ठीक है, अब देखो, एक बच्ची है सानिया जिन्होंने अपने फ्रेंड विनीता को कहा कि एंटीबायोटिक्स जो है ये किसी भी इन्फेक्शन को क्योर कर सकता है। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डिजीजेस, इसलिए हमें डिजीज के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो अब एंटीबायोटिक ले लो। ठीक है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही नहीं है। ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स जो है वो इन्फेक्शन से क्योर करता है, लेकिन सारे इन्फेक्शन को नहीं करता क्योर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो कुछ गलत भी है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि विनीता उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। तो विनीता कैन आस्क, डू एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस लाइक कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, क्या कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इन सब के अगेंस्ट भी एंटीबायोटिक्स वर्क करते हैं? तो नो, इसके अगेंस्ट ये वर्क नहीं करते हैं। नंबर 2, डू यू नो दैट सम डिजीजेस कैन आर कॉज्ड बाय वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ दैट एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर। ठीक है, तो वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि क्या कुछ ऐसे डिजीज हैं जो वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ से होते हैं, तो क्या ये भी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकते हैं? तो नो, इसका आंसर भी नो है, ये एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकते। सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेज जो हैं वो एंटीबायोटिक से क्योर किए जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू हर्ड दैट ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन मेक बैक्टीरिया रेजिस्ट टू देम। ठीक है, आपने पढ़ा था ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसमें क्या है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स को ओवर यूज करें तो ये हमारे बॉडी में जाके बैक्टीरिया से फाइट करने की इसकी जो पावर होती है वो कम होने लगती है। ओके, सो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेना भी गलत है। ओके, सो दीज क्वेश्चंस कैन हेल्प सानिया रियलाइज दैट एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड नॉट ऑल डिजीज। सारे डिजीज के लिए इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज के लिए इफेक्टिव है। So the following table, next question number 7 है, the following table contains information about the number of dengue cases reported in hospital over a period of 1 year. ठीक है, तो आप इस टेबल में देख सकते हो, इसमें डेंगू पेशेंट्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने नंबर में आए थे। ठीक है, एक हॉस्पिटल की ये सर्वे दी गई है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन वाई एक्सिस एंड द मंथ्स ऑन एक्स एक्सिस, क्रिटिकली एनालाइज योर फाइंडिंग्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें बार ग्राफ बनानी है जिसमें वाई एक्सिस में हमें क्या रखना है, नंबर ऑफ केसेस रखनी है और मंथ्स को एक्स एक्सिस में रखनी है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे आपको बनाकर शो कर दूं। सपोज दिस इज आवर बार ग्राफ, ओके, जिसमें मैं यहाँ शो कर रही हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में हमें नंबर्स रखना है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें नंबर ऑफ डेंगू केसेस कितने हैं। ठीक है, सबसे छोटी नंबर क्या है, यहाँ दिखाई दे रही है आपको, इट इज 10। ठीक है, सबसे कम नंबर 10 है और सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा है 65। ओके, तो आपको कोई ऐसी स्केल लेनी है जहां पे ये सारे नंबर्स एडजस्ट हो जाएं। तो मैं लेती हूँ 10-10 का गैप। सो इट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड लास्ट 70। ठीक है, अब चलो फर्स्ट क्या है, जनवरी में 10 पेशेंट्स थे तो मैंने एक बार ग्राफ ऐसे बना दिया। ठीक है, बार बना दिया।
फरवरी में 12 केसेस थे, तो 12 है तो 10 से वो थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। आप इसे नोटबुक में और प्रॉपर तरीके से बनाना। मार्च में 15 थे, मतलब वो 10 और 20 के बीच में होगा, ओके। अप्रैल में 18 थे, ये थोड़ा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, मई में 22 थे, दैट मीन्स ये 20 से थोड़ा ज़्यादा हुआ। जून में 40 थे, तो 40 जो जहाँ तक आप देख सकते हो 40 इस पॉइंट तक आ रहा है, दैट मीन्स 40 इज स्टिल हेयर, ओके। जुलाई में 65 है, तो 65 तो सबसे ऊपर, 70 और 60 के बीच में बनाओगे आप। अगस्त में भी 65, तो सेम ब्लॉक लेंथ होनी चाहिए। सितंबर में भी 65, सेम ब्लॉक लेंथ, ओके। अक्टूबर में 30, तो आप 30 तक बनाओगे, मतलब 40 से थोड़ी नीचे होनी चाहिए। नवंबर में भी 30 है, 30 आप बना दो, और दिसंबर में है 20, ओके। सो दिस इज द बार ग्राफ जो आपने बना लिया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस है। इन विच 3 months वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट? सबसे ज्यादा डेंगू केसेस कहाँ थे? तो दिस इज आंसर नंबर 1, ठीक है। डेंगू केसेस जो है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में थे। आप देख सकते हो जुलाई, अगस्त, सितंबर 65 केसेस थे, ओके। इन विच मंथ्स वर द केसेस लोएस्ट? सबसे कम केसेस कब थी? तो ये जनवरी में थी, ओनली 10 केसेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ है। What natural or environmental factors during the peak months might contribute to increase in dengue cases? ठीक है, natural and environmental factors कही गई है। peak months मतलब जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब डेंगू के केसेस सबसे ज्यादा थे, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स इसके हो सकते हैं कि इसी सीजन में ये केसेस सबसे ज्यादा क्यों हैं, इसी मंथ्स में, इन्हीं मंथ्स में ये सारे केसेस क्यों हैं, ठीक है। सो नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन द डेंगू केसेस, क्या हो सकता है? सबसे पहला यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है, हैवी रेनफॉल कॉजेज वाटर स्टैग्नेशन विच प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो अब ऐसा नोटिस आपने जरूर किया होगा कि ये जो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर है, ये रेनी सीजन के मंथ्स हैं, ठीक है। तो अगर ये रेनी सीजन के मंथ्स हैं, दैट मीन्स रेन कैन बी कॉज फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू, ठीक है। तो रेनिंग होने से क्या होती है, जहाँ पे पानी का जमाव होता है, स्टैग्नेशन होती है, ठीक है, वाटर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वहाँ पे मॉस्क्यूटोज ब्रीड कर सकते हैं। ब्रीड मतलब अंडे दे सकते हैं, जिसके वजह से मॉस्क्यूटोज का नंबर बढ़ सकता है। नंबर 2, अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फेवर्स मॉस्क्यूटो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब नमी, ठीक है। तो बारिश के सीजन में जनरली ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी रहती है, टेम्परेचर भी समर के टाइप का ही नॉर्मल होता है, मतलब थोड़ा हाई ही होता है, गर्मी होता है, जिसके वजह से मॉस्क्यूटोज अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं। इंक्रीज्ड आउटडोर एक्टिविटीज ड्यूरिंग दीज मंथ्स लीड टू मोर एक्सपोजर टू मॉस्क्यूटोज, और अगर हमारी आउटडोर एक्टिविटी है तो मॉस्क्यूटोज से हम एक्सपोज हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, नंबर 4 है, सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप्स दैट कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू, ठीक है। अब देखो, इस डेटा से हमें इतना समझ में आ रहा है कि रेनी सीजन में ये जो डिजीज है डेंगू, ये पीक पॉइंट पर रहती है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा लोगों में ये स्प्रेड हो सकती है, तो हमें प्रिकॉशंस पहले से लेकर रखनी होगी, ठीक है। तो क्या हम ले सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स? नंबर 1, एलिमिनेट स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम कंटेनर्स, टायर्स, कूलर्स एंड ओपन ड्रेन्स, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको स्टैग्नेंट वाटर दिखाई दे रही हो, जमा हुआ पानी दिखाई दे रहा है, तो उसे आप एलिमिनेट करो, हटाओ, ठीक है। नंबर 2, कंडक्ट रेगुलर फॉगिंग एंड स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन मॉस्क्यूटो प्रोन एरियाज, जहाँ पे आपको लगता है कि मॉस्क्यूटो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अंडे दे सकते हैं। जैसे कुछ झाड़ियाँ होती हैं हमारे घर में, अगर प्लांट्स हैं, ठीक है, पॉटेड प्लांट्स है या गार्डन है, तो उन सब में झाड़ियों के में जो मच्छर हैं, ठीक है, मॉस्क्यूटोज है, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब एक बात ये भी देखी गई है कि मॉस्क्यूटोज आर अट्रैक्टेड बाई ग्रीनरी, ठीक है। जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे ना, वहाँ पे मॉस्क्यूटोज होते ही हैं, ठीक है। तो उन सारी एरियाज में हमें बार बार टाइम टू टाइम, मतलब जैसे वंस इन अ वीक, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करो, ठीक है, स्प्रे करो, फॉगिंग करो, ताकि वहाँ पे मॉस्क्यूटोज ब्रीड ना हो, ठीक है। एनकरेज द यूज ऑफ मॉस्क्यूटो नेट, रेपेलेंट्स एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है। तो इस महीने में स्पेशली आपको थोड़ी प्रिकॉशंस लेकर रखनी होगी, मॉस्क्यूटो नेट यूज करना होगा, रेपेलेंट्स यूज करना होगा, और फुल स्लीव्स एंड फुल लेंथ क्लोथ पहनो, ताकि आपकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में मॉस्क्यूटोज ना आए। लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अबाउट डेंगू प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। और आपको लोगों को अवेयर भी करना होगा, जागरूक भी करना होगा कि कैसे डेंगू फैलता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या है, ओके, ताकि जो केस है वो सीवियर होने से रुक सके, ओके। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ अ स्कूल हेल्थ कैंपेन, what key message would you use to reduce communicable and non-communicable diseases, okay?
सो फॉर रिड्यूसिंग द कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, आप बार बार अपने हाथों को अच्छे से सोप और वाटर से धुल सकते हो। कवर योर माउथ एंड नोज वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, ठीक है, जब भी आपको छींक आ रही हो या कफिंग हो रही हो तो आप अपने नोज एंड माउथ को अच्छे से क्लीन हैंकी से आप इसे कवर कर सकते हो। कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन टू प्रिवेंट मॉस्क्यूटोज एंड पेस्ट ब्रीडिंग, ठीक है, अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखो ताकि ब्रीडिंग नहीं हो, ठीक है, मॉस्क्यूटो या अदर इंसेक्ट जो है वो अंडे ना दे, ब्रीड ना करे। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स, हैंकरचिप एंड वाटर बॉटल्स, इन सब की शेयरिंग को रोको, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आप कैसे स्टॉप कर सकते हो? सो बैलेंस डाइट आपको लेनी है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स अच्छे अमाउंट में होने चाहिए। एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, फिजिकली एक्टिव होना है। स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस कैसे मैनेज करोगे? हॉबीज के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू या रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। टोबैको, अल्कोहल, जंक फूड, स्मोकिंग, इन सबको आपको अवॉइड करनी है। समझ गए? नेक्स्ट question number 9. It is recommended that we should not take an antibiotic for a viral infection like cold, cough or flu. Can you provide the possible reasons for this recommendation? ये कहा जाता है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, जो वायरल इन्फेक्शन है, इसमें आप एंटीबायोटिक्स ना लो। क्यों? तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कोल्ड, कफ एंड फ्लू आर कॉज्ड बाय वायरसेस नॉट बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन होंगे जो बैक्टीरिया वाले डिजीज को क्योर करेंगे, ना कि वायरसेस वाले को। सो एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन ऑल इलनेस, ऑल दीज इलनेस, ठीक है। ये सारी चीजों में एंटीबायोटिक्स जो है वो बिल्कुल भी कारगर नहीं रहेगा। इफ टेकन अननेसेसरली, मान लो इसे लिया जा रहा है, दे कैन किल द हेल्पफुल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, ठीक है। ये जो अच्छे बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में उसे भी किल कर देगा। एंड मेक सम हार्मफुल बैक्टीरिया रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक, और साथ में कुछ ऐसे हमारी बॉडी को ऐसा ये फ्रेम कर देगा जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया भी किल नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमारे इम्यून सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, दिस मेक्स द एंटीबायोटिक लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर, और फ्यूचर में जब आप एंटीबायोटिक्स लोगे तो उसकी असर नहीं देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। विच डिजीज अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय एक्सक्रीटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। मान लो कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो एक्सक्रीटा से, यानी कि वेस्ट से, अगर एनिमल वेस्ट से अगर वो स्प्रेड हो चुकी है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेटेड हो चुकी है, इन्फेक्शन हो चुकी है, तो कौन सी डिजीज हो सकती है? हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलिटिस, कॉलेरा या तो फिर चिकन पॉक्स, ठीक है। सो इफ ड्रिंकिंग वाटर इज कंटामिनेटेड, मान लो ड्रिंकिंग वाटर जो है कंटामिनेटेड हो गया है, तो हेपेटाइटिस ए, पोलियोमाइलिटिस, कॉलेरा, ये सारी डिजीज जो है ये स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये पैथोजेंस यानी कि जर्म्स के वजह से स्प्रेड होते हैं। दैट कैन सर्वाइव इन कंटामिनेटेड वाटर एंड इन्फेक्ट द पर्सन व्हेन इट इज कंज्यूम, ठीक है। तो जब हम इस वाटर को कंज्यूम करेंगे तो ये डिजीज जो है हम तक पहुंच जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का एंड इस चैप्टर का। व्हेन आवर बॉडी encounters a pathogen for the first time, the immune system response is generally low, but on exposure to the same pathogen again, the immune response by the body is much more compared to the first exposure. Why is it so? तो हमें ये कहा जा रहा है कि मान लो कोई पैथोजन यानी कि कोई जर्म्स, सपोज बैक्टीरिया या फंगाई या प्रोटोजोआ, वायरस, अगर जब फर्स्ट टाइम ये अटैक करे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो लो होता है, ठीक है। लेकिन जब ये दोबारा अटैक करे तो फिर इम्यून सिस्टम जो है वो और अच्छे से, मच मोर कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर, बेटर ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पैथोजेंस हैं, जो हमारी बॉडी है वो पैथोजेंस के लिए पहले रेडी नहीं होती है, लेकिन जैसे एक बार पैथोजेंस अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसके लिए रेडी हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह के पैथोजेंस हम पर अटैक करें और हमें किस तरह के पैथोजन से लड़ाई करनी है। ओके, सो व्हेन आवर बॉडी एनकरेजेस अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूसेस अ प्राइमरीली इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। बस वो स्लो रिस्पॉन्स करता है क्योंकि वो रेडी नहीं होता उस चीज़ के लिए, विच इज़ यूजुअली स्लो एंड वीक. During this process, the immune system develops
डेवलप्स अ मेमोरी ऑफ द पैथोजन। अब एक बार जब हमारी बॉडी के अंदर ये पैथोजेंस आ गए हैं तो अब इम्यून सिस्टम सतर्क हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो है वो समझ जाता है कि किस तरह के पैथोजन हमारे बॉडी में इन फ्यूचर आ सकते हैं। सो व्हेन द सेम पैथोजन एंटर्स द बॉडी अगेन, द इम्यून सिस्टम क्विकली रिकॉग्नाइजेज इट एंड प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टाइम अटैक होती है, सेकेंड टाइम या उसके बाद भी अगर अटैक हो, तो इम्यून सिस्टम हमारा रेडी रहता है कि आ जाओ। ठीक है, दैट मीन्स पैथोजन जैसे ही आते हैं इम्यून सिस्टम अपना एक्शन दिखाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो जाता है, फास्टर हो जाता है, और जिससे जो क्योरिंग होती है वो जल्दी हो जाती है। ओके, तो आज ये वीडियो अब यहीं पे एंड होती है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को, और भी न्यू NCERT बुक्स की वीडियोज़ के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।